देखो, तो लास्ट में ना एंगुलर मोमेंटम तो डिफाइन कर लिया था, उसके बाद उसका टाइम रेट चेंज की बात कर ले अगर एंगुलर मोमेंटम का, तो ये भी बहुत बेसिक पॉइंट है। टाइम रेट चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम मतलब जो डेफिनेशन थी, तो एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन किया गया था, अगर हम रिलेटिव टू पॉइंट ओ बात कर ले, तो डेफिनेशन कहती है ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है पोजीशन वेक्टर आर का और लीनियर मोमेंटम एम इंटू वी का। ये एज पर द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब इस इक्वेशन को अगर हम दोनों साइड पे डिफरेंशिएट कर देते हैं तो डी एल बाई डी टी की जो वैल्यू बनती है, और वो शायद आपको आइडिया भी होगा डी एल बाई डी टी किसके बराबर होना चाहिए। सो डी एल बाई डी टी अगर हम डिफरेंशिएट करके देखेंगे तो ये बन जाएगा आर क्रॉस एम, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डी वी बाई डी टी का टर्म आ जाएगा। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल से इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं यार। और फिर एक टर्म ये बनेगा प्रोडक्ट रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंशिएट करने पर, दूसरा टर्म बन जाएगा हमारे लिए डी आर बाई डी टी क्रॉस एम इंटू वी का टर्म। डिफरेंशिएशन फायदा प्रोडक्ट रूल जो लगाओगे आप, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू द सेकंड फंक्शन। अब ये जो डी आर बाई डी टी है, इसको काइनेमेटिक्स में हम लोग एक नाम देते हैं डी आर बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ अ पोजीशन वेक्टर को काइनेमेटिक्स में आप वेलोसिटी से ही रिप्रेजेंट करते हो। तो यहाँ पर सेकंड टर्म है वेलोसिटी क्रॉस वेलोसिटी बन जा रहा है, दोनों चीजें वेलोसिटी और वेलोसिटी का ही क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, जिस वजह से सेकंड टर्म की वैल्यू बन जाएगी जीरो के बराबर, बिकॉज सेम वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जीरो वैल्यू बनती है। और डीवी बाई डी टी को हम काइनेमेटिक्स में रिप्लेस कर सकते हैं बाय द टर्म एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो ये कुल मिलाकर के जो चीज बन जाती है वो बन जाती है आर वेक्टर क्रॉस मास एम इंटू एक्सेलरेशन वेक्टर, और मास एम इंटू एक्सेलरेशन वेक्टर को आप रिप्लेस कर सकते हो, एम इंटू ए को रिप्लेस करोगे न्यूटन लॉ के हिसाब से, ऑब्जेक्ट का फोर्स बन जाएगा ये। सो इट इज बेसिकली वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, अगर हम बात करें डी एल बाई डी टी की वैल्यू। तो डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, और वेक्टर आर क्रॉस एफ को ऑलरेडी हम कुछ और भी कहते हैं आर क्रॉस एफ का, कुछ एक और मतलब भी निकलता है इसका। इसको टॉर्क बाय द फोर्स के भी नाम से पढ़ते हैं, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ को टॉर्क बाय द फोर्स, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम बराबर टॉर्क। ठीक है, अब इसमें ये ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन करोगे तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि अगर आपने एंगुलर मोमेंटम पॉइंट ओ के रिलेटिव लिया हुआ है तो पोजीशन वेक्टर भी पॉइंट ओ के रिलेटिव ही जाएगी, और टॉर्क भी आप पॉइंट ओ के रिलेटिव ही कैलकुलेट करोगे। मतलब सारी चीजें एक कॉमन रेफरेंस पॉइंट ओ के अबाउट मिलनी चाहिए हमें। जो बेसिक पॉइंट न्यूमेरिकल्स में ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट पर आओ। यहाँ से कंक्लूजन पॉइंट इसका लिखा हुआ है थ्योरेटिकल पॉइंट में, क्या है इसका मतलब। बट ये जो रिलेशन हमने निकाला है इसमें पॉइंट ओ के बारे में कुछ लिमिटेशंस हैं। क्वेश्चंस करते वक्त इसको ध्यान रखना होता है कि डी एल बाई डी टी इक्वल टू टॉर्क जब करोगे तो एंगुलर मोमेंटम भी किसी पॉइंट के रिलेटिव होगा, और टॉर्क भी आपका किसी न किसी पॉइंट के रिलेटिव होगा। तो पहली कंडीशन आपको ये लगाई जा रही है कि जो डी एल बाई डी टी इक्वल टू टॉर्क वाली इक्वेशन आप लगाओगे, इस इक्वेशन में जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम देखा जाएगा उसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क भी देखा जाएगा, दोनों तरफ सेम पॉइंट्स होने चाहिए। और इस पॉइंट के बारे में भी लिमिटेशन है कि जिस पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हो, या फिर जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हो, ये पॉइंट इनर्शियल पॉइंट होना चाहिए, स्टेशनरी पॉइंट मिलना चाहिए आपको हमेशा। मतलब कि किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट ही इसको कैलकुलेट करोगे आप, मतलब किसी मूविंग पॉइंट के अबाउट नहीं देखना होता है, अदरवाइज ये इक्वेशन वर्क नहीं करेगी। और क्यों नहीं वर्क करेगी वो उसका रीजन बताते हैं। ये जो एम इंटू ए को हम लोगों ने फोर्स से रिप्लेस किया है ना, एम इंटू ए को रिप्लेस कर रहे हो फोर्स से, ये आप यूज कर रहे हो यहाँ पर न्यूटन लॉ। और न्यूटन लॉ की जो लिमिटेशन थी कि न्यूटन लॉ इनर्शियल फ्रेम्स में ही वैलिड है, तो क्योंकि न्यूटन लॉ का यूज करके ही हमने डी एल बाई डी टी इक्वल टू टॉर्क को डिफाइन किया है, तो जो लिमिटेशंस न्यूटन लॉ की हैं वो लिमिटेशंस इस इक्वेशन की भी बनेंगी। डी एल बाई डी टी इक्वल टू टॉर्क की भी सेम लिमिटेशंस जो कि न्यूटन लॉ की, मतलब इनर्शियल फ्रेम पॉइंट ओ हमारा इनर्शियल होना चाहिए। और वही चीज यहाँ थ्योरी में ऐड कर दी गई है। In the relation derived just now, keep in mind that the torque and the angular momentum both are calculated relative to the same reference point. उसके अलावा वो जो रेफरेंस पॉइंट है, फर्दर मोर द रिलेशन डिराइव्ड इज वैलिड फॉर एनी फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट इन द इनर्शियल फ्रेम। मूविंग पॉइंट्स कभी भी कंसीडर नहीं करोगे इस इक्वेशन को लगाते वक्त, इनवैलिड हो जाएगा, गलत आंसर्स मिल जाएंगे तुम्हें। और यहीं से ये कहा जाता है क्योंकि डी एल बाई डी टी टॉर्क के बराबर है, तो कहीं पर भी अगर टॉर्क जीरो आएगा तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कंजर्व कराओगे आप। इफ टॉर्क इक्वल टू जीरो दैट मीन्स की एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम और पार्टिकल विल रिमेन कंजर्व।
ये जिसका सेकंड कंसेप्ट लगाओगे। इसमें ऐसा कुछ पूछने वाला पॉइंट है नहीं तो फिर न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर दे, थोड़ा सा ही पॉइंट रह गया था। बताएं अगर कुछ क्वेरी वेरी हो तो पूछो, नहीं तो यार जल्दी से न्यूमेरिकल स्टार्ट करें फिर। है कुछ पूछना है इसमें डेरिवेशन में या कहीं पर भी? नो सर। है ना? नो सर। नो सर। तो स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन देखो, ये क्लास में भी कराया था, वैसे 11th क्लास में कराया था, बट फिर से रिपीट कर रहे हैं इसको क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसमें एक ऑब्जेक्ट को ना पॉइंट ए से हम लोगों ने वी नॉट वेलोसिटी दी है, जैसा कि फिगर में देख रहे हो। यहाँ से एक वी नॉट वेलोसिटी ऑब्जेक्ट को दिया गया है हेमीस्फीयर की सरफेस के अलोंग टेंजेंशियली, और वो ऑब्जेक्ट हेमीस्फीयर के अंदर वाले सरफेस पर एक ट्रेजेक्ट्री फॉर्म कर रहा है इनसाइड, उसके मतलब सरफेस के अलोंग ही चल रहा है वो, कोई एक ट्रेजेक्ट्री बनाता हुआ, और उस ट्रेजेक्ट्री को बनाते हुए वो किसी पॉइंट बी पर आ गया। जब वो बी पॉइंट बी के बारे में स्पेसिफिकेशन है कि पॉइंट बी जो है वो हेमीस्फीयर की सेंटर वाले पॉइंट से एच डिस्टेंस से नीचे दिया जा रहा है आपको। पॉइंट बी की लोकेशन स्पेसिफाई की गई है एच डिस्टेंस बिलो द सेंटर ऑफ हेमीस्फीयर। मीनवाइल क्वेश्चन पढ़ के भी देख लो आप, मैं तो समझा ही रहा हूं बट क्वेश्चन एक बार आप रीड भी करना सीखो क्या बोला जा रहा है इसमें। और पॉइंट बी पर उसकी जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू v है मान लें, और वो वेलोसिटी उस पॉइंट बी के हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा एंगल पर है। आखिरी में लिखा हुआ है velocity v makes an angle theta with the horizontal tangent to the ball through the point b। क्वेश्चन क्लियर हुआ है? इसी बताएं। यस सर। है ना? यस सर। ओके, अब थीटा कैसे निकालेंगे ये बताओ। थीटा की वैल्यू निकालनी है इसमें। सर ये बॉल भी नीचे जा रहा है इसके साथ। नहीं नहीं, बॉल रेस्ट पे है। देखिए पहली बात यहाँ पर एक चीज कही गई है कि जो हेमीस्फेरिकल बॉल दी गई है वो स्मूथ दिया गया है, फ्रिक्शनलेस है वो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो स्मूथ सरफेस पर जब भी कोई बॉडी मोशन कर रही है, इसका मतलब पहली चीज आप उसकी मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कराओगे, नंबर वन कंसेप्ट। और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करके हम ये लिख सकते हैं कि जो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू, जब वो पॉइंट बी पर होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, और पॉइंट बी इनिशियल पॉइंट से एच डिस्टेंस नीचे है तो माइनस में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से बनाएंगे और उसको सिंप्लीफाई करके v की वैल्यू पहले निकालेंगे कि h डिस्टेंस नीचे जाने के बाद v की क्या वैल्यू आएगी। सो वी नॉट स्क्वायर प्लस 2gh, पहला आंसर। सेकंड कंसेप्ट यहाँ पर क्या लगाओगे, किसी भी मोमेंट पर, मैं किसी आर्बिट्री मोमेंट की बात कर लेता हूँ यहाँ पर, किसी भी आर्बिट्री मोमेंट पर इस मास m पर अगर हम फोर्सेस कंसिडर करें, फोर्सेस अगर आप चेक करो इस मास m के ऊपर, तो कौन कौन सी फोर्सेस होंगी किसी भी टाइम t पर अगर आप देखते हो, मतलब a और b के बीच में कोई भी एक पॉइंट चूज कर लेते हैं जहां पर इस मास के ऊपर फोर्सेस अगर हम देखें, तो फोर्सेस में एक फोर्स इसके ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा होगा जिसको आप mg से डिनोट करोगे, इसका वेट जो ग्रेविटी की फोर्स होगी m इंटू जी वाली। उसके अलावा हेमीस्फीयर का जो वॉल होगा, हेमीस्फीयर का जो सरफेस है, उस सरफेस की वजह से इस पॉइंट पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो कि हेमीस्फीयर की वॉल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, हेमीस्फीयर की वॉल के परपेंडिकुलरली एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स काम करेगा प्लस एक ग्रेविटी की फोर्स काम करेगी। दो ही फोर्सेस आएंगी इसमें। अब अगर आप हेमीस्फीयर का जो सेंटर पॉइंट है उसको फिलहाल सी मान लेते हैं, सेंटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज सी, और अगर हम चेक करना चाहें कि टॉर्क रिलेटिव टू द सेंटर पॉइंट सी कितना होगा, टॉर्क अगर हम कैलकुलेट करें यहाँ पर रिलेटिव टू द सेंटर पॉइंट सी, तो इक्वल टू डेफिनेशन के हिसाब से वेक्टर आर क्रॉस एफ लिखोगे आप, दैट मीन्स इट इज वेक्टर आर क्रॉस, और यहाँ पर जो एफ लिखेंगे वो टोटल फोर्स कंसिडर करेंगे, तो इसमें से एक फोर्स हमारा ग्रेविटी का है mg, उसके ऊपर वेक्टर का साइन लगा रहा हूं मैं, और दूसरा फोर्स हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है n। यहाँ तक ठीक है बच्चे, बताओ। यस एक एक सर। क्लियर करते रहिएगा। अब आप बताएंगे कि इस टॉर्क की क्या डायरेक्शन आएगी,
सेंटर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देना, सेंटर के रिस्पेक्ट में। तो एक बड़ी ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो देखो आर क्रॉस एम जी और प्लस आर क्रॉस एन, दो ही फोर्स लग रहे हैं, इनके टॉर्क देखो आप। टॉर्क कितना आएगा उससे हमें इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक चीज मुझे पता है कि जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है वो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर मिलेगा, यानी कि आर क्रॉस एम जी की जो भी वैल्यू मिलेगी वो परपेंडिकुलर टू एम जी होगा। ये ऑब्वियस सी बात है, चाहे कुछ भी टॉर्क है, बट ये आएगा तो एम जी के परपेंडिकुलर ही। और एम जी मतलब वर्टिकल फोर्स, दैट मीन्स कि आर क्रॉस एम जी जो भी होगा इट कैन नॉट बी अलोंग द वर्टिकल। मतलब ये जो एक्सिस ओ ओ डैश देख रहे हो आप, एक्सिस ओ ओ डैश, इसके परपेंडिकुलर ही ये टॉर्क आएगा, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ओ ओ डैश। कितना आएगा उससे मतलब नहीं है हमें, बट जो भी डायरेक्शन आएगी वो क्रॉस प्रोडक्ट होने की वजह से एमजी के परपेंडिकुलर, मतलब वर्टिकल लाइन के परपेंडिकुलर, मतलब कि लाइन ओ डैश के परपेंडिकुलर आएगी इस टॉर्क की वैल्यू। और आर क्रॉस एन अगर कैलकुलेट करते हैं तो किधर आएगा ये आर क्रॉस एन? तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ना, तो एन वेक्टर को अगर आप एक्सटेंड करो, एन वेक्टर को अगर आप एक्सटेंड करते हो तो एन वेक्टर जा करके इस एक्सिस ओ डैश को कट करेगा। नॉर्मल फोर्स वेक्टर को एक्सटेंड करने पर लाइन ओ डैश के साथ इंटरसेक्ट कर जाएगा। और टॉर्क की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बताई जाती है कि अगर फोर्स वेक्टर किसी पर्टिकुलर एक्सिस को इंटरसेक्ट कर जाए अगर, तो टॉर्क उस एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन में हमेशा ही जीरो मिलेगा आपको। तो क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कट कर रहा है एक्सिस को, कटिंग द एक्सिस ओ डैश, प्रॉपर्टी ऑफ टॉर्क कहता है कि इस कंडीशन में जो भी टॉर्क आएगा वो हमेशा परपेंडिकुलर टू ओ डैश ही आएगा, कभी भी पैरेलल टू ओ डैश टॉर्क नहीं मिल सकता आपको। यहाँ पर क्लास 11th के नोट्स में ये पॉइंट होगा, टॉर्क अबाउट एक्सिस को जीरो आने की दो कंडीशंस लिखाई गई हैं। टॉर्क अबाउट एक्सिस के जीरो आने की दो कंडीशंस में से एक कंडीशन ये थी कि या तो फोर्स उस एक्सिस के पैरेलल लग रहा हो, जो यहाँ पर mg है, या फिर फोर्स उस एक्सिस को इंटरसेक्ट कर जाए, जो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। यानी कुल मिलाकर के एक्सिस ओ डैश के अबाउट कोई टॉर्क नहीं है, तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू अबाउट द एक्सिस ओ डैश अगर हम कंपेयर करेंगे तो अबाउट ओ डैश एक्सिस एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू यहाँ पर कंजर्व कराई जाएगी। एक क्वेश्चन ये भी पूछना चाहेंगे थ्योरेटिकल, इसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट लगाने जा रहा हूँ या फिर अबाउट एन एक्सिस लगाने जा रहा हूँ, ये जरा क्लियर करके देखो आप। इज इट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट सम स्पेसिफिक पॉइंट और अबाउट सम स्पेसिफिक लाइन, और मतलब कोई एक्सिस के अबाउट, लाइन के अबाउट, और वो भी कौन सी लाइन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम को हम कंजर्व करा रहे हैं यहाँ पर? तो एक्सिस ओ डैश। ओ डैश, अच्छा जी ठीक है। अब इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या लिखोगे? तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अगर हम लाइन ओ ओ डैश के अबाउट चेक करें, तो लाइन ओ डैश से उसका डिस्टेंस आर नॉट और वेलोसिटी वी नॉट है, तो हम लिखेंगे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू एम वी नॉट मल्टीप्लाइड बाय आर नॉट। और बाद में क्या लिखेंगे इसको भी ध्यान से देखना है वो जरा। बाद वाली जो वेलोसिटी हम देख रहे हैं थीटा एंगल पर, इसको जब आप कंपोनेंट्स में ब्रेक मतलब करोगे, निम्नाती होता है। अब तुम चले जाओ ना, हम लिख लो। कल ना कल चुके सुबह का नहाना कोई मतलब नहीं रखता, सुबह सुबह नहाना। तुम्हारी क्लास नहीं चालू है क्या? तुम क्या? बाद वाली वेलोसिटी को जब हम कंपोनेंट्स में ब्रेक कर रहे हैं तो देखो उससे क्या हो रहा है कि एक कंपोनेंट इसका v cos थीटा वाला मिलेगा, दूसरा कंपोनेंट इसका v sin ऑफ थीटा मिलेगा। यहाँ पर एक और पॉइंट समझने वाला है कि इन दो में से ऐसा कौन सा कंपोनेंट होगा जिसके एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ओ ओ डैश के अबाउट मिलेगी हमें, क्योंकि अच्छा जी, v cos थीटा। क्योंकि जो डेफिनेशन है एंगुलर मोमेंटम की वो कहती है आर वेक्टर क्रॉस मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि ये भी चीज ऑब्वियस है कि एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी आएगी। तो ये जो v sin थीटा आप देख रहे हो ये एक वर्टिकल कंपोनेंट है, इसकी वजह से जो भी एंगुलर मोमेंटम होगा वो वर्टिकल लाइन के परपेंडिकुलर आएगा, यानी कि v sin थीटा का एंगुलर मोमेंटम होगा, लेकिन वो लाइन ओ डैश के पैरेलल कभी नहीं आ सकता। ये जो v cos थीटा वाला वेलोसिटी आप देख रहे हो सिर्फ इसके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू
पैरेलल टू द लाइन ओ डैश होगी जिस लाइन के पैरेलल में हम अपना कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज कर रहे हैं। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए यहाँ पर हम वेलोसिटी के cos थीटा वाले कंपोनेंट को यूज करेंगे, यानी m इंटू वी कॉस थीटा करेंगे, और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करोगे डिस्टेंस फ्रॉम दैट एक्सिस। तो जो पॉइंट बी है इसका डिस्टेंस एक्सिस से अगर कैलकुलेट करना हो तो यहाँ पर थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे आप। ये डिस्टेंस एक्चुअल में क्वेश्चन में दिया नहीं है। पॉइंट बी अगर सेंटर से h डिस्टेंस नीचे है और हेमीस्फीयर की अपनी एक रेडियस है, कैपिटल आर मान लो दी गई है वो, तो कैपिटल आर और उसका ये जो डिस्टेंस h नीचे की तरफ गया है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आप कैलकुलेट करोगे कि पॉइंट बी उस एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर होगा, और वो डिस्टेंस आर अकॉर्डिंग स्क्वायर टू प्लस आर पाइथागोरस थ्योरम आ जाएगी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। यहाँ पर इस v की वैल्यू को पुट करेंगे जो एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व करके लाए थे। ये v यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड देन उसके बाद आपको थीटा की वैल्यू मिलेगी इस क्वेश्चन में। एक्चुअली जिसको मैंने कैपिटल आर लिखा है वो बेसिकली आर नॉट है, तो चेंज कर लेते हैं इसको आर नॉट का स्क्वायर। आराम से इसको समझना सर क्योंकि ये इतना ऑब्वियस क्वेश्चन नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ देखने में आपको जरूर लग सकता है, सोल्यूशन मिलने के बाद आसान लग सकता है, बट सोल्यूशन से पहले ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। सर वो ऐड होगा ना रूट में। ऐड क्यों होगा यार? सर आर नॉट स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सही तो है, सही तो है यार। आर नॉट हाइपोटेन्यूस है, एच है, दूसरा बेस निकाल रहे हैं इसका आर। यस सर समझ। और किसी का पूछना पूछिए आप इसमें। क्लियर हो गया तो आगे बढ़े, बताओ। यस सर। ओके यस सर। सर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो फटाफट, इसको भी एक और क्वेश्चन, ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है, रिपीट होता रहता है कई बार एग्जाम्स में। इसमें ये जो m मास है वो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रिवॉल्व कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है इसकी, थोड़ा सा फॉन्ट गड़बड़ हो गया, ये v नॉट वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, मास m दे रखा है और इनिशियल ये डिस्टेंस r नॉट है। तो एक ये हॉरिजॉन्टल सरफेस मतलब टेबल टाइप की सरफेस है और उस टेबल के सेंटर पर ना एक नेग्लिजिबल साइज का होल है इसके सेंटर पर, जिससे एक स्ट्रिंग हैंग कर रही है और उस स्ट्रिंग को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं हम लोग। ये फिगर कुछ ऐसा है, मतलब ये मास टेबल के ऊपर रिवॉल्व कर रहा है, जो स्ट्रिंग है वो मास से अटैच है और टेबल के सेंटर पे जो होल है उस होल से वो स्ट्रिंग नीचे हैंग कर रही है, जहां पर स्ट्रिंग को ग्रेजुअली पुल कर रहे हो, जिसकी वजह से इस मास के रेवोल्यूशन का रेडियस लगातार कम होता चला जा रहा है और रेडियस ऑफ रेवोल्यूशन कम होने के साथ साथ इसकी जो इनिशियल स्पीड है वो चेंज होती जा रही है। और कॉर्ड इज देन स्लोली पुल्ड है, धीरे धीरे ही रेडियस कम कर रहे हैं, जर्क लगा के नहीं करेंगे अदरवाइज इंपल्स का क्वेश्चन बन जाएगा ये। डिक्रीजिंग द रेडियस ऑफ सर्किल टू आर। तो आप क्वेश्चन पहला पूछें कि स्पीड ऑफ मास कितना होगा जब उसका रेडियस डिक्रीज करके आर बन चुका होगा। उसके बाद उसमें वहां पर टेंशन फोर्स की क्या वैल्यू बनेगी और कितना वर्क किया गया है इस पूरे प्रोसेस में। हिंट कुछ बताओगे आप लोग, आइडिया देना चाहोगे इसमें क्या होगा? कोई सजेशन? सर टेंशन जो है वो सेंटर से पास हो रहा है तो उस सिस्टम पे टॉर्क तो लगेगा नहीं, तो फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर रहा है। राइट, मतलब इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, इस ट्रेजेक्ट्री में इनका ये कहना है कि जैसे अगर ये सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री है, यहाँ पर कोई मास m लगा हुआ है, उसके साथ हमने एक स्ट्रिंग अटैच करी है और वो स्ट्रिंग टेबल के सेंटर से किसी होल के थ्रू नीचे हैंग कर रहा है यहाँ पर और इसको पुल कर रहे हो आप। तो इसमें अगर हम टेबल का सेंटर पॉइंट लें जिसके अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं, तो टेंशन फोर्स पॉइंट सी से पास हो जाएगा। तो रिलेटिव टू द पॉइंट सी अगर टॉर्क देखोगे तो टॉर्क रिलेटिव टू द पॉइंट सी 0 हो जाएगा। रीजन आर क्रॉस एफ की बात करोगे तो आर क्रॉस एफ के हिसाब से हम चेक करेंगे तो सेंटर के रिस्पेक्ट में वेक्टर आर हमारा राइट साइड डायरेक्शन में और वेक्टर एफ हमारा लेफ्ट साइड डायरेक्शन में, दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो गए। टॉर्क की वैल्यू 0, यानी कि सेंटर के अबाउट इस सिस्टम इस पार्टिकल के मोशन का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराओगे। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे तो इसका m v नॉट और इनिशियली वो सेंटर से r नॉट डिस्टेंस पे था, बाद में m उसका डिस्टेंस r हो जाएगा और उसकी नई स्पीड v।
तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम स्पीड यूज करो और नई वाली स्पीड कैलकुलेट करो v नॉट r नॉट डिवाइडेड बाय r से, फर्स्ट पार्ट का आंसर। उसके बाद टेंशन इन द कॉर्ड निकालना है, तो टेंशन इन द कॉर्ड निकालने के लिए आप ये भी लगा सकते हो कि इसको रिवॉल्व करने के लिए जो यहाँ पर स्ट्रिंग की टेंशन फोर्स है वही इसके लिए सेंट्रिपिटल फोर्स का काम करेगी। तो टेंशन फोर्स इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन नई रेडियस आर के करस्पॉन्डिंग इसका सेंट्रिपिटल फोर्स एम बाई आर, वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करेंगे वी नॉट स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, कुल मिला करके टेंशन फोर्स आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, टी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर क्यूब। और तीसरा पार्ट में वर्क डन निकालने की जहां तक बात करेंगे, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग, तो वो आप निकालोगे बाय द चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर बाद वाली स्पीड माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर पहले वाली स्पीड, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल विल बी द वर्क डन। और इसके अंदर भी आप स्पीड का ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, मतलब ये जो रिजल्ट निकाला है ये वी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो वर्क एज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस स्मॉलर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें यहाँ पर एक स्प्रिंग है, डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ हो गए, तो स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ यहाँ पर एल नॉट है, ये पार्टिकल ओरिजिनली स्प्रिंग की लाइन से 60 डिग्री के एंगल पर वी नॉट वेलोसिटी से थ्रो किया गया है। ये सब हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है, पूरा फिगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है, स्प्रिंग की लेंथ एल नॉट, 60 डिग्री एंगल पर वेलोसिटी वी नॉट है, ये मिस्टेक हुई है यहाँ पर। बाद में स्प्रिंग की लेंथ हो गई है एल नॉट बाई 2, आगे चल करके स्प्रिंग की लेंथ एल नॉट बाई 2 हो गई है, और जब इसकी लेंथ एल नॉट बाई 2 है उस टाइम पर पार्टिकल स्प्रिंग से बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर किसी वेलोसिटी से चल रहा है। क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है ये सब कुछ, मतलब इनिशियल टाइम पर स्प्रिंग और वेलोसिटी के बीच में 120 डिग्री का एंगल था, वेलोसिटी की वैल्यू थी वी नॉट। कुछ टाइम बाद स्प्रिंग की लेंथ हो गई है एल नॉट बाई 2 और वेलोसिटी और स्प्रिंग के बीच का नया एंगल बन चुका है 90 डिग्री की। इस सब से आपको सॉल्व करके लाना है स्प्रिंग कांस्टेंट के की क्या वैल्यू बनेगी यहाँ पर। तो क्या हिंट करेंगे यार, हालांकि टॉपिक जो चल रहा है उससे आपको आइडिया लग जाएगा, बट फिर भी मैं चाहता हूँ थोड़ा सा डिटेल्ड अप्रोच पे आओ। इसमें किसी भी टाइम पर अगर हम इस पे फोर्सेस कंसीडर करें, किसी भी टाइम पर इन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, अगर इंटरमीडिएट पॉइंट कोई लो आप, ये ऑब्वियस है कि स्प्रिंग की लेंथ रिड्यूस हो रही है, इसका मतलब स्प्रिंग कंप्रेस हो रही होगी, और अगर स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो इसकी वजह से स्प्रिंग के अलोंग बाहर की तरफ एक फोर्स जनरेट होगा, फोर्स बाय दिस स्प्रिंग। पॉइंट ओ को अगर हम अपना रेफरेंस पॉइंट मानते हैं और इसके अबाउट टॉर्क देखते हैं, तो पॉइंट ओ के रिलेटिव पार्टिकल के लिए आर वेक्टर जो बनेगा वो फोर्स के बिल्कुल पैरेलल चला जाएगा, आर और एफ सेम डायरेक्शंस में पैरेलल हो गए, इसका मतलब टॉर्क रिलेटिव टू द पॉइंट ओ इस क्वेश्चन में भी जीरो हुआ, मतलब कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ यहाँ पर भी कंजर्व कराओगे। और एंगुलर मोमेंटम जब यहाँ कंजर्व कराएंगे तो यहाँ पर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जब लिखोगे तो यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि इनिशियल वेलोसिटी के जो दो कंपोनेंट्स हैं, एक 60 डिग्री एंगल की डायरेक्शन में वी नॉट कॉस 60 और एक 60 डिग्री एंगल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वी नॉट √3/2। कौन सा कंपोनेंट यूज करेंगे इसमें एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करने के लिए इनिशियल टाइम पर? साइन वी नॉट बाई 2 सर हॉरिजॉन्टल √3/2 वाला। भैया आर वेक्टर ये है, ध्यान देना, इनिशियली आर वेक्टर आपका ये है और आर के परपेंडिकुलर वेक्टर ही हमेशा आप यूज करोगे, यस सर √3/2 तो ये हो जाएगा इनिशियली उसकी लेंथ हो गई एल नॉट इंटू मास एम इंटू वेलोसिटी का √3/2 वाला कंपोनेंट, ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। बाद वाला एंगुलर मोमेंटम जब निकालेंगे तो बाद में उसकी पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी ऑलरेडी 90 डिग्री के एंगल पर दिए जा रहे, तो बाद में जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होगी वो स्प्रिंग की नई लेंथ एल नॉट बाई 2 इंटू मास और उसकी नई वेलोसिटी v जो कि अननोन है, यहाँ पर ये वेलोसिटी भी आपको पता नहीं कितनी है, तो पहले ये वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, अननोन वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये कुछ आ जाएगा v नॉट √3 अननोन वेलोसिटी, नहीं ठीक है सही है, नहीं आएगा v नॉट √3 आएगा। यस सर। यस उसके बाद क्योंकि ये सब कुछ हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है, स्मूथ सरफेस के ऊपर है, तो दूसरा कंसेप्ट आप एनर्जी कंजर्व। एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, लेकिन जब काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो उसमें टोटल वेलोसिटी यूज करते हैं,
तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, बाद में हाफ एम और ये जो बाद वाली वेलोसिटी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से निकाला गया है इसका स्क्वायर, और प्लस स्प्रिंग कंप्रेस है तो उसकी भी एनर्जी आएगी विच मीन्स हाफ के इनटू स्प्रिंग के जो कंप्रेशन की वैल्यू है यानी कि L0/2 उसका स्क्वायर। ये कुछ इतना आएगा यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो क्वेश्चन जो था वो पहले वाला सही था क्योंकि ये डेटा अजीब सा आ रहा है। ये लेंथ L0/2 की Yes, बजाय sir. वो सही पहले लिखा था मेरे ख्याल से 2L0 ही रहेगा। वो फिगर में सही था, यहाँ पर गड़बड़ है क्योंकि उससे होगा क्या है जब इसको 2L0 लेंगे ना तो यहाँ पर L0/2 की जगह पर आप 2L0 यूज करोगे जब, तो थोड़ा सा जो वेलोसिटी आएगी वो V0√3/4 आएगी। बिकॉज अभी से क्या हो रहा है ना, अभी जो हम लोग कर रहे थे उससे स्प्रिंग कांस्टेंट नेगेटिव आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तब जाकर के स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यानी वो लेंथ बाद वाली 2L0 ही है। इसमें देखना फिगर में यार, डेटा पे मत जाना, फिर से एक बार बताऊंगा आपको, डेटा से कोई मतलब नहीं है, मिलीमीटर और इससे कोई मतलब नहीं है। हमें बताइए क्या करना चाहिए। क्वेश्चन रीड करो जल्दी से, मैं इसको दोबारा डायग्राम बना रहा हूं, तब तक आप क्वेश्चन रीड करो। एक हॉरिजेंटल रॉड है जिसकी लेफ्ट साइड पर 6 किलोग्राम का स्फीयर अटैच किया गया है, राइट साइड पर एक 4 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है और क्लैंप करा गया है इसको किसी पॉइंट पर, जो मिड पॉइंट तो नहीं दिया जा रहा है क्वेश्चन में, यानी कि इधर और इधर की डिस्टेंसेस अलग अलग है। तो मैं एक तरफ के डिस्टेंस को बी से डिनोट कर रहा हूँ और एक तरफ के डिस्टेंस को ए से डिनोट कर दे रहे हैं। और ऊपर से कोई एक मास आकर के इससे कोलाइड करता है, 2 किलोग्राम का एक मास है जो ऊपर से फॉल करके इसके साथ कोलाइड कर रहा है, 4 किलोग्राम वाले के साथ कोलाइड कर रहा है। और उसकी हाइट भी दी गई है क्वेश्चन में कि कितनी हाइट से वो गिरा है, एच हाइट 600 मिलीमीटर। और जिस टाइम पर ये कोलिजन हो रहा है उस टाइम पर ऑलरेडी जिस टाइम पर ये कोलिजन हो रहा है उस टाइम पर ये जो सिस्टम है वो पहले से ही रोटेशन में था। ध्यान रखना, क्वेश्चन में दिया हुआ ये ऑलरेडी रोटेट कर रहा था, कोलिजन के वक्त ये रोटेट कर रहा था विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट जिसकी वैल्यू 2 रेडियन पर सेकंड है। तो ये ओमेगा नॉट जस्ट बिफोर कोलिजन ही है, और कोलिजन तब हुआ है जब ये रॉड हॉरिजॉन्टल लाइन पे थी। मतलब जो मैंने डायग्राम बनाया है वो डायग्राम थोड़ा सा अलग है, जो इन्होंने डायग्राम बनाया है ये सही है कि जितनी देर में ये 2 किलोग्राम मास एच हाइट से नीचे गिरेगा उतनी देर में ये रॉड अपना रोटेशन करके हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ जाएगी। ये रॉड एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल होगी और जैसे ही रॉड हॉरिजॉन्टल होती है उसी टाइम पर कोलिजन हो रहा है। ठीक है जी। और कोलिजन के बाद ये 2 किलोग्राम और 4 किलोग्राम आपस में स्टिक कर चुके हैं, यानी कि उनके बीच इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है। उसके जस्ट बाद एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है और इसके बाद मैं फर्दर इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूंगा अभी। बताएं जी क्या करेंगे इसमें। मैं डायग्राम को थोड़ा सही कर दें, डायग्राम से कंफ्यूजन ना हो जाए। यहाँ पर ये जो हाइट दी गई थी ये कोलिजन के टाइम नहीं थी, कोलिजन से काफी देर पहले थी। कोलिजन से जस्ट पहले ये बॉडी स्ट्राइक कर रही है यहाँ पर। पहला स्टेप आप ये बताओ कि जस्ट बिफोर कोलिजन ये 2 किलोग्राम ऑब्जेक्ट की क्या वेलोसिटी लिखोगे आप यहाँ पर कोलिजन से जस्ट पहले, और अगर वो किसी एच हाइट से फॉल किया है बाद में इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। क्या वेलोसिटी रखेंगे इस 2 किलोग्राम की अगर ये एच हाइट से स्टार्ट होता है और स्टार्ट भी रेस्ट से हो रही है और ग्रेविटी √2gh इसकी वेलोसिटी है। और जिस समय कोलिजन में फिर बोल रहा हूँ ये रॉड भी रोटेट कर रही है, ध्यान दीजिएगा ओमेगा नॉट की वैल्यू दी गई है। हम सबको पता है कि कोलिजन्स के टाइम पर इंटरनल फोर्सेस होती हैं, बाहर से कोई फोर्स आती नहीं है। तो एट द टाइम ऑफ कोलिजन आप यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कंजर्व करा सकते हो। किसके अबाउट कंजर्व कराएंगे एंगुलर मोमेंटम? तो ऑब्वियस सी बात है ये सर हिंज पॉइंट के अबाउट। हिंज के अबाउट। अब ध्यान से सुनिएगा, कोलिजन से पहले एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी है? जस्ट बिफोर कोलिजन एंगुलर मोमेंटम रिलेटिव टू द पॉइंट ओ निकालें अगर तो कोलिजन से पहले, तो हमारे सिस्टम में 3 पार्टिकल्स हैं, आपको तीनों का लिखना पड़ेगा, 6 किलोग्राम वाली बॉडी का, 4 किलोग्राम वाली बॉडी का और 2 किलोग्राम वाली बॉडी का, तीनों के एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू। और ध्यान रखना है एंगुलर मोमेंटम की जो डेफिनेशन है वो कहती है इट इज क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन आर एंड द लीनियर मोमेंटम आर क्रॉस एम वी, इसका ध्यान रखिएगा। तो जो 2 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है उसके लिए अगर हम बात करें तो 2 किलोग्राम वाले ऑब्जेक्ट के लिए वेक्टर आर राइट साइड है और 2 किलोग्राम वाले की वेलोसिटी डाउनवर्ड है।
इसका मतलब इसका एंगुलर मोमेंटम अगर आप राइट हैंड रूल से निकालोगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा 2 किलोग्राम वाले का, और उसको लिखोगे 2 इंटू उसकी वेलोसिटी √2gh मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट O, दैट मीन्स की A, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 4 किलोग्राम की बॉडी इस मोमेंट पर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही होगी विथ वेलोसिटी r इंटू ओमेगा, यानी कि a इंटू ओमेगा नॉट इसकी वेलोसिटी होगी। तो इसका एंगुलर मोमेंटम 4 किलोग्राम वाली बॉडी का लिखेंगे 4 इंटू इसकी वेलोसिटी a ओमेगा नॉट, और इसका भी डिस्टेंस a है लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और 6 किलोग्राम वाली बॉडी इस टाइम पर डाउनवर्ड वेलोसिटी पे होगी, इसकी रोटेशन की वजह से डाउनवर्ड वेलोसिटी होगी, जिसकी वेलोसिटी की वैल्यू b इंटू ओमेगा लिखोगे, b इंटू ओमेगा नॉट। इसका एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो 6 मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी b ओमेगा नॉट इंटू उसका डिस्टेंस b, और इसका डायरेक्शन क्या बनेगा अगर ध्यान से देखें तो 6 किलोग्राम वाली बॉडी की एंगुलर एंटी क्लॉकवाइज। तो हम यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, साइन कन्वेंशन यूज कर लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव रखेंगे, क्लॉकवाइज नेगेटिव रखेंगे, तो यहाँ पर माइनस साइन और बाकी दो के आगे पॉजिटिव साइन, टोटल एंगुलर मोमेंटम कोलिजन से पहले। अब कोलिजन के बाद का एंगुलर मोमेंटम निकालें अगर, तो कोलिजन के बाद इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा कि जब वो 2 किलोग्राम 4 किलोग्राम के साथ स्टिक कर जाएगा तो दोनों तरफ हमारे पास 6 किलोग्राम के मास हो जाएंगे, और इसकी एक नई एंगुलर वेलोसिटी आएगी पॉइंट O के अबाउट, उसको हम लोग कुछ ओमेगा मान लेते हैं, नई एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। और फिर से अब इसका एंगुलर मोमेंटम लिखें अगर, टोटल एंगुलर मोमेंटम कोलिजन के बाद, अब तो जस्ट आफ्टर द कोलिजन एंगुलर मोमेंटम रिलेटिव टू पॉइंट O, नई एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मानेंगे, तो अब इस 6 किलोग्राम की वेलोसिटी हम लिखेंगे a इंटू ओमेगा, उधर से दूसरे 6 किलोग्राम की वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में b इंटू ओमेगा, दोनों के एंगुलर मोमेंटम एंटी क्लॉकवाइज ही आएंगे, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस a मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी a ओमेगा, प्लस दूसरी तरफ मास के लिए 6 इंटू डिस्टेंस b इंटू उसकी वेलोसिटी b इंटू ओमेगा, r क्रॉस mv। बोले जी ये स्टेप ठीक हो तो आगे बढ़ जाए फिर, अगर ये जो लिखा है ये सही Yes, sir. समझ में आए। Clear. ठीक है, Yes, sir. अब दोनों को कंपेयर कर लो आप, एंगुलर मोमेंटम पॉइंट O के अबाउट कंजर्व करा लो, ओमेगा की नई वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन इसमें मेरा ये था कि क्या इस प्रोसेस में लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व होगा या सिर्फ एंगुलर मोमेंटम ही कंजर्व होगा। और इसके लिए लास्ट क्लास में हमने कई सारी क्विजेस की थी, जिस क्विजेस में हमने आपको ये समझाया था कि हमारे पास हर तरीके की सिचुएशंस हैं, हो सकता है दोनों मोमेंटम बदल रहे हैं, हो सकता है कोई एक एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहे, लीनियर मोमेंटम चेंज हो रहा हो सकता है लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहे, एंगुलर चेंज हो रहा हो सकता है दोनों ही चेंज हो रहे हैं, दोनों ही कांस्टेंट हो। तो इस क्वेश्चन में एंगुलर मोमेंटम तो हमने पॉइंट O के अबाउट कंजर्व कर लिया है, लीनियर मोमेंटम के बारे में पूछे अगर तो पॉइंट O के अबाउट कंजर्व है या फिर नहीं है। सर नहीं होगा नहीं सर, और क्योंकि जो रीजन रॉड की जैसे एक जर्क आएगा जब कोलिजन होगा तो कहाँ पर, वो जर्क किन के बीच में आएगा, किस पॉइंट पर आएगा। सर जहाँ पे 4 किलो हिंज पे आएगा सर। राइट, इसमें जो हिंज है उसका इम्पल्स आएगा, ध्यान दो आप, हिंज रिएक्शन आएगा एक, और हिंज रिएक्शंस हमेशा इम्पल्सिव फोर्सेस की कैटेगरी में चलते हैं। तो जिन भी क्वेश्चंस में हिंज लगा होगा वहां पर हिंज का इम्पल्स आएगा, हिंज के इम्पल्स की वजह से लीनियर मोमेंटम की वैल्यू चेंज हो जाएगी, दैट मींस कि इसको आप कभी भी यहाँ पर कंजर्व नहीं करा पाओगे। जिसका क्लियर एविडेंस ये भी है, देखो बाद में जब ये दोनों 6 किलोग्राम हो गए हैं, दोनों के दोनों तरफ 6 किलोग्राम हो चुका है, तो नेचुरल सी बात है कि सेंटर ऑफ मास इसका बिल्कुल मिड पॉइंट होगा, सेंटर ऑफ मास एट द मिडिल पॉइंट। और जब दोनों तरफ 6 किलोग्राम के मासेस हैं और वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, एक 6 किलोग्राम का मास ऊपर जा रहा है, दूसरा 6 किलोग्राम का मास नीचे आ रहा है अगर, और इसका कुछ सेंटर ऑफ मास होगा, उसकी कोई डिस्टेंस निकाल सकते हो मिडिल पॉइंट पर, तो सेंटर ऑफ मास की भी एक अपवर्ड वेलोसिटी होगी। तो अगर हम इसका मोमेंटम बाद में कैलकुलेट करें, सिस्टम का मोमेंटम बाद में, फाइनल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम, तो हमको ये निकालना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ मास हिंज वाले पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है। और ये पता लगाने के लिए आपको रॉड की टोटल लेंथ पता है कि वो a प्लस बी है, तो सेंटर ऑफ मास लेफ्ट वाले एंड से, फ्रॉम द लेफ्ट एंड वो a प्लस बी बाई 2 होगा। तो हिंज वाले से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना होगा आपको, तो ये a प्लस बी बाई 2 डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द लेफ्ट एंड माइनस डिस्टेंस ऑफ हिंज फ्रॉम द लेफ्ट एंड b,
ये टोटल डिस्टेंस हुआ सेंटर ऑफ मास का, और मल्टीप्लाइड बाय बाद वाली एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, जो बाद में कैलकुलेट करेंगे, फाइनल ओमेगा जो होगा इसका। इससे आप पता लगाओगे सेंटर ऑफ मास की बाद वाली वेलोसिटी कितनी आएगी। और वहीं पर अगर हम इस सिस्टम के इनिशियल लीनियर मोमेंटम की बात करें, इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम में 4 किलोग्राम मास जो है वो अपवर्ड मोशन पे था, तो 4 किलोग्राम वाले का मोमेंटम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा ऊपर सॉरी एक मास मल्टीप्लाई करना भूल गए हैं, तो यहाँ पर टोटल मास 12 किलोग्राम भी रखेंगे। इनिशियल मोमेंटम में 4 किलोग्राम मास का मोमेंटम लिखेंगे, तो 4 किलोग्राम इसकी वेलोसिटी a इंटू ओमेगा नॉट अपवर्ड डायरेक्शन में। बाकी दो नेगेटिव मोमेंटम्स लिखेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मानते हुए, तो 6 किलोग्राम की डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो इसका मोमेंटम लिखोगे 6 मल्टीप्लाइड बाय इसकी डाउनवर्ड वेलोसिटी b ओमेगा नॉट, और 2 किलोग्राम का मास भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रहा था, तो उसका भी एक लीनियर मोमेंटम नेगेटिव में लिखेंगे, तो -2 इंटू उसकी वेलोसिटी रूट ऑफ 2gh। हिंज की वजह से, हिंज के इम्पल्स की वजह से लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं करा सकते, इसका मतलब ये मोमेंटम बदल चुके होंगे, यानी कि फाइनल मोमेंटम डिफरेंट देन द इनिशियल मोमेंटम, यानी कि p फाइनल माइनस p इनिशियल नॉन जीरो वैल्यू आएगी, कंजर्व नहीं है। और ये जो नॉन जीरो वैल्यू आएगी ये ड्यू टू कह सकते हो, इट इज ड्यू टू इम्पल्स बाय द हिंज। इनफैक्ट ये जो चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम निकालोगे उसको ही इम्पल्स बाय द हिंज कहेंगे, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स बाय हिंज की वैल्यू निकालने के लिए p फाइनल माइनस p इनिशियल कैलकुलेट करना होगा, और p फाइनल कैलकुलेट करने के लिए मुझे ओमेगा फाइनल चाहिए, और ओमेगा फाइनल को निकालने के लिए हमने ऑलरेडी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का यूज किया हुआ है, यहाँ पर ये लगाएंगे इसमें। इसमें देखो इसमें अच्छा ना, इसमें जो डिस्टेंसेस हैं वो ऐसे कुछ हैं, इस तरफ l/4 डिस्टेंस है और इस तरफ आपका 3l/4 डिस्टेंस का एक रॉड है, एक तरफ l/4 एक तरफ 3l/4। यहाँ पर इसको हिंज किया हुआ है, और जो रॉड है उनमें हल्का सा स्पाइक मतलब नुकीली है, देख सकते हो आप, इसमें हल्का सा पॉइंटेड रॉड है यहाँ पर, और इधर से आइडेंटिकल स्फीयर्स मूव करके आ रहे, और इनकी कुछ वेलोसिटीज है यहाँ पर v0 और v0 की, तो ये दोनों आइडेंटिकल स्फीयर जाकर के उस नुकीले वाले रॉड में जाकर के फंस जाते हैं, मतलब इनइलास्टिकली कोलाइड कर जाते हैं, और उसके बाद ये सिस्टम रोटेट कर जाता है पूरा। नया ओमेगा फाइंड करना है, इसका कितना होगा, क्या करेंगे फिर से बताओ। सिमिलर पैटर्न पे चल रहे हो आप, ये सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक ही जैसे पैटर्न पे हैं, और ये जो रॉड्स है इनमें कोई मासेस नहीं है, ध्यान दीजिएगा रॉड्स के अंदर मासेस नहीं है इसमें। तो जो ये हिंज वाला पॉइंट है वो जिसको कह सकते हो पॉइंट ओ, इसके अबाउट कंजर्व कर दें। तो कितना होगा बताओ इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अगर हम निकालें रिलेटिव टू द पॉइंट ओ, अगर कैलकुलेट करें, तो जो लेफ्ट वाला पार्टिकल है उसके लिए पोजीशन वेक्टर लेफ्ट आएगी, देखो लेफ्ट साइड की पोजीशन वेक्टर आर लेफ्ट साइड, और वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑलरेडी डायग्राम में दी गई है, तो इसका आर क्रॉस वी अगर आप चेक करोगे, वेक्टर आर लेफ्ट वाले पार्टिकल के लिए लेफ्ट डायरेक्शन में और उसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो आर क्रॉस वी अगर हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, और फिर राइट वाले पार्टिकल के लिए वेक्टर आर राइट साइड मिलेगा आपको, राइट वाले पार्टिकल का वेक्टर आर राइट साइड है, लेकिन राइट वाले पार्टिकल की वेलोसिटी भी अपोजिट डायरेक्शन में है। तो क्या ऐसा नहीं होगा कि दोनों के जो एंगुलर मोमेंटम्स की डायरेक्शंस है, भले इनके लीनियर मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शंस में है, अगर आप ध्यान देखोगे तो दोनों के लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन अपोजिट है, एक मास डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दूसरा मास अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, बट क्या इनके एंगुलर मोमेंटम भी अपोजिट डायरेक्शंस में आएंगे या वो सेम डायरेक्शन? नो सर सेम हाँ, तो वो ऐड हो जाएंगे, इसका मतलब टोटल एंगुलर मोमेंटम हो गया mv0 लेफ्ट वाले पार्टिकल के लिए इंटू l/4, और प्लस राइट वाले पार्टिकल के लिए mv0 इंटू उसका डिस्टेंस 3l/4। और ये एंटी क्लॉकवाइज एंगुलर मोमेंटम है या फिर क्लॉकवाइज एंगुलर मोमेंटम है? एंटी सर एंटी क्लॉक, ठीक है। हाँ, उसके बाद वाला एंगुलर मोमेंटम जब निकालेंगे, फाइनल एंगुलर मोमेंटम इस सिस्टम का, तो फाइनली जब ये दोनों मासेस रॉड के साथ स्टिक कर जाएंगे और सिस्टम रोटेट कर जाएगा,
तो आप रोटेशन वाला एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लगाओगे आई इंटू ओमेगा वाला। तो बाद में हम आई इंटू ओमेगा वाले फॉर्मूले से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम का कैलकुलेट करेंगे इस पॉइंट ओ से जो एक्सिस पास करेगी उसके अबाउट। वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेफ्ट वाले पार्टिकल के लिए m इंटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस एल स्क्वायर बाई 16 और राइट वाले पार्टिकल के लिए m इंटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस 9l स्क्वायर बाई 16 मल्टीप्लाइड बाय बाद वाला ओमेगा। और फिर से इनको कंजर्व करा सकते हो, मतलब कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू द फाइनल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है जी, हो जाएगा ये चीज। यस सर। है ना? यस ओके। काइनेटिक एनर्जी इसमें लॉस होगी या गेन होगी या कंजर्व होगी? काइनेटिक एनर्जी जल्दी से बताएं। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा लिया है, लीनियर मोमेंटम फिर से कंजर्व नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस इंपल्स बाय द हिंज। जहां पर भी बॉडी क्लैंप होती है वहां लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं कराते कभी भी। इस क्वेश्चन में लीनियर मोमेंटम चेंज करेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। और तीसरा क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी के बारे में। सिस्टम की पूरी काइनेटिक एनर्जी जितनी पहले थी और सिस्टम की पूरी काइनेटिक एनर्जी जितनी बाद में है, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या जितनी थी उतनी ही रहेगी वो? डिक्रीज होगी। सर डिक्रीज होगी। किस बेसिस पे? सर इनइलास्टिक कोलिजन है। किसके बीच में? सर स्पाइक और जो बॉल आ रही है उसके बीच में। और स्पाइक मासलेस हैं, जो स्पाइक्स हैं वो मासलेस हैं। आंसर ठीक है आपका, इनइलास्टिक है, वो लॉसी होगा। इनइलास्टिक कोलिजन में एनर्जी कभी गेन नहीं हो सकती बिकॉज अगर ऐसा हो रहा होता तो इस टाइप की डिवाइसेस बन चुकी होती जिसमें काइनेटिक एनर्जी अपने आप बन जाती। फिर तो नुकीली चीजों में जाकर के कोलिजन करते रहो और एनर्जी बढ़ जाएगी। तो आज की डेट में कहीं ना कोई इंस्ट्रूमेंट बन चुका होता है इसका। वो आंसर बिल्कुल सही है। दैट मीन्स कि इनइलास्टिक कोलिजन चाहे दो मासेस के बीच में हो रहा हो, चाहे एक मास और एक मासलेस बॉडी के बीच में हो, अगर वो इनइलास्टिक है तो डेफिनेटली आप कंफर्म हो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी इस क्वेश्चन में। तो दैट मीन्स कि काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की रिड्यूस करेगी। लीनियर मोमेंटम यहाँ पर कंजर्व नहीं रहेगा इंपल्स बाय द हिंज की वजह से। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कंजर्व है, उसके थ्रू हमें बाद वाला ओमेगा मिल जाएगा इसमें। ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि थियोरेटिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मल्टीपल करेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी तैयारी करो। सेम क्वेश्चन यहाँ पर है, सेम प्रोसेस है यहाँ पर है कि m1 मास दे रखा है हमें, जो कि v1 वेलोसिटी से एक रॉड की तरफ जा रहा है। रॉड का मास 0 है इस क्वेश्चन में, बट रॉड के बॉटम एंड पर एक m2 मास अटैच किया गया है। रॉड में कोई मास नहीं है, इसका ध्यान दीजिएगा। रॉड मासलेस है, उसके साथ आपने सिर्फ m2 मास नीचे लगा दिया है और पॉइंट ऊपर हिंज है। लीनियर मोमेंटम फिर से कंजर्व नहीं होगा, पहले बता दें, हिंज लगा हुआ है इसलिए लीनियर मोमेंटम के बारे में आप नहीं सोचोगे, उसको कंजर्व नहीं कराना मुझे। उसके अलावा क्योंकि ये m1 मास रॉड के साथ स्टिक कर रहा है, यहाँ पर m1 मास रॉड के साथ स्टिक कर रहा है, इसका मतलब इनइलास्टिक कोलिजन है, मतलब एनर्जी भी कंजर्व नहीं करा सकते। लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होना है, एनर्जी कंजर्व नहीं होनी है इस क्वेश्चन में। तीसरा कंजर्वेशन सिर्फ एक ही चीज का बचता है और वो है आपके लिए एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन। दैट मींस एंगुलर मोमेंटम रिलेटिव टू द पॉइंट ओ इसमें कंजर्व कराओ और फटाफट अपना आंसर देखो क्या बनेगा। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जब आप कैलकुलेट करोगे पॉइंट ओ के अबाउट, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मास m1 की वजह से होगा, m1 उसकी वेलोसिटी v1 और पॉइंट o से उसका डिस्टेंस 2l/3। बाद में एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो बाद में ये रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स बन गए। I इंटू ओमेगा का फॉर्मूला लगाएंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट o के अबाउट कैलकुलेट करेंगे, m1 इंटू उसका डिस्टेंस 2l/3 स्क्वायर, m2 उसका डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट o l उसका स्क्वायर, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंबाइंड बॉडी मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। L initial about O should be equal to L final about point O। कर लेंगे इसको भी ओमेगा की वैल्यू, यस सर। है ना। चलिए Yes, इस बेसिक क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। एक और क्वेश्चन देखो, थोड़े से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हैं इस वजह से स्पीड में है। किसी स्टार की बात कर रहे हैं कि स्टार रोटेट करता है जिसका पीरियड 30 डेज का है। कोई एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट हुआ जिसकी वजह से उसका जो रेडियस है वो कोलैप्स कर गया और वो इनिशियल रेडियस 10,000 किलोमीटर से रिड्यूस करके 3 किलोमीटर में आ गया, मतलब स्टार का साइज रिड्यूस हो गया। तो नेचुरल सी बात है यार कि जो स्टार्स का एक्सप्लोजन है और न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्जन है ये एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स हैं और एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट नेचुरल इवेंट्स हैं।
अपने आप होने वाले इवेंट से, और जो इवेंट्स अपने आप हो रहे हैं इसका मतलब उसमें बाहर से कोई टॉर्क तो लगाई नहीं जा रही है, और बाहर से अगर हम कोई टॉर्क नहीं लगा रहे हैं इसका मतलब इस पूरे प्रोसेस में भी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कंजर्व कराएंगे। और इसमें हम स्टार्स को स्फेरिकल बॉडीज मान के चलेंगे, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराने का मतलब हम ये लिखेंगे I1 ओमेगा 1 पहले वाला एंगुलर मोमेंटम और बाद वाला एंगुलर मोमेंटम I2 ओमेगा 2 से। पहले वाला एंगुलर मोमेंटम हम पुट कर देंगे 2/5 उसका मास इंटू उसकी रेडियस r1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा को लिख देंगे 2 पाई डिवाइडेड बाय उसका पहले वाला टाइम पीरियड। बाद में रेडियस ऑफ स्टार रिड्यूस कर जाएगा तो 2/5 m r2 स्क्वायर कर लेंगे नया रेडियस, और उसकी नया टाइम पीरियड के हिसाब से नया ओमेगा 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड t2। इससे सॉल्व कर लीजिएगा नया टाइम पीरियड t2 की वैल्यू कितनी आएगी इसकी। अब इसे स्टार की जगह पर हम अर्थ को भी यूज कर सकते हैं या किसी भी प्लेनेट को यूज कर सकते हो। एक ये भी फेमस क्वेश्चन है जिसमें दो डिस्क आपस में कपल्ड हो जाती हैं, एक डिस्क I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो ऑलरेडी रोटेट कर रही है और दूसरी डिस्क जो रोटेट नहीं कर रही है, मतलब ओमेगा 2 की वैल्यू इसमें 0 है, ओमेगा 1 यहाँ पर दिया गया है आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिए गए हैं बिफोर में, और बाद में ऊपर वाली डिस्क और नीचे वाली डिस्क एक दूसरे के साथ मिल करके एक कॉमन एंगुलर वेलोसिटी पर चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है जी। इसमें भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हो बिकॉज जो ये दोनों डिस्क एक कॉमन एंगुलर वेलोसिटी पर आई हैं वो इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स की वजह से आ रही है वो, और लिखा भी जा रहा है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेसेस द टू इवेंचुअली रीचेस द सेम एंगुलर वेलोसिटी। तो इसमें भी जब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराओगे तो यहाँ पर भी आप ये लिखोगे कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 विच इज ओमेगा 2 0 है वहां पर, बाद वाला टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करो I1 प्लस I2 और मल्टीप्लाइड बाय इसकी बाद वाली एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फाइनल। डायरेक्टली यहाँ से पहला आंसर आ जाएगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज करके। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज करेगी इस क्वेश्चन में, और वो कैलकुलेट करके दिखाना है कि कितना होगा यहाँ पर। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर बनेगी, बाद वाली काइनेटिक एनर्जी अगर निकालते हो तो हाफ दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड हो जाएंगे I1 प्लस I2 टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और बाद में जो ओमेगा है उसको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से कैलकुलेट करके I1 ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर करेंगे, और फिर हम इनको डिवाइड करके रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डिवाइडेड बाय द काइनेटिक एनर्जी फाइनल जब निकालेंगे रेशियो में डिवाइड करने के बाद, तो आगे का आप काम खुद कर लेना। डिवाइड करने के बाद आपको ये दिख जाएगा कि ये जो रेशियो है ये 1 से बड़ा रेशियो आएगा, इसका मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, बाद वाली काइनेटिक एनर्जी कम है, दैट मींस लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और किसकी वजह से वो लॉस हुआ है, जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है उसका लॉस होने का रीजन क्या है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन। बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन देम। इसको देखो, ये भी एक मतलब ये सब अभी मेंस स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चंस हैं, जल्दी जल्दी इसको निपटा रहे हैं, तो इसको कैसे करेंगे देखिए। फिर आगे थोड़े से एडवांस क्वेश्चन भी हैं इसमें, बताना यार। तो इसमें मेरी गो राउंड मतलब एक डिस्क टाइप का ऑब्जेक्ट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, रेडियस दे रखा है, वो रोटेट कर रहा है यहाँ पर, उसकी एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है ओमेगा नॉट से। देन उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह सब दे रखा है, मतलब रेडियस गिवन है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I दे रखा है हमें, ओमेगा नॉट से ये रोटेट कर रहा है। उसके बाद कह रहे हैं कि एक 25 किलोग्राम का चाइल्ड जो है वो इस पे जंप कर जाता है और इसकी एज पे जाकर के बैठ जाता है, मतलब वो चाइल्ड जो है उसकी एक्सल की तरफ था, बाहर था ये 25 किलोग्राम का चाइल्ड, इसको स्मॉल एम से डिनोट कर रहे हैं अभी, स्मॉल एम, डिस्क को हम कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। तो ये इस पे जंप करके और इसकी एज पे जाकर के बैठ जाता है, तो इसका नया एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। इसमें भी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज कर सकते हो। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू
इनिशियली एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू इसको आई नॉट से डिनोट कर रहे हैं, आई नॉट ज़्यादा ठीक रहता है। तो आई नॉट इंटू ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू बाद में डिस्क का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट रहा, बट अगर वो चाइल्ड उस पर आ चुका है, एम मास का वो चाइल्ड उसके ऊपर आ चुका है, और चाइल्ड को एक पॉइंट मान लें, अगर चाइल्ड को एक पार्टिकल टाइप का मान लें जो कि एक्सिस से आर डिस्टेंस पे है, तो चाइल्ड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ऐड हो जाएगा एम इंटू आर स्क्वायर का। दैट मीन्स कि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो गया यहाँ पर, करस्पॉन्डिंगली ओमेगा की वैल्यू कम हो जाएगी बिकॉज टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है इस क्वेश्चन में। यहाँ से निकाल सकते हो इसका बाद वाला ओमेगा कितना आएगा, आई नॉट ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय आई नॉट प्लस एम इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, बढ़ जाए, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है इसमें भी? एक्सक्यूज मी सर, सर इसके एक बार पहले वाली स्लाइड दिखा दीजिएगा, एक डाउट था सर। हम्म। सर इसमें जो I2 जब नीचे आ रहा है I1 पे सर, तो एक्सेल पे तो फ्रिक्शन है नहीं सर, तो उसमें हम लोग उसके नीचे आने वाली काइनेटिक एनर्जी को क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं? स्लोली लाया है, उस पर ड्रॉप्स किया है उसको, उसमें जो है उसको ड्रॉप किया मतलब जीरो वेलोसिटी से। और वैसे भी अगर वो नीचे जाएगा भी, सुनिएगा, अगर ये डिस्क की कुछ डाउनवर्ड वेलोसिटी होगी भी तो उसकी वजह से जो एंगुलर मोमेंटम है वो इसे एक्सिस के पैरेलल कभी नहीं आ सकता, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो एंगुलर मोमेंटम पैरेलल टू एक्सिस तो मिलेगा भी नहीं अगर हम डिस्क की डाउनवर्ड वेलोसिटी कंसीडर भी कर लें तो भी। सर तो अगर कंसीडर कर लेंगे सर, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पे वो ऐड नहीं हो जाएगी? एनर्जी वाले में ऐड हो जाएगा, बट उसके लिए फिर क्वेश्चन में प्रॉपरली कहा गया है कि वो ड्रॉप हुआ है, मतलब जीरो वेलोसिटी से आया है वो। ओके सर। हाँ, बट वो अगर है तो वो सब कंसीडर तो होगा। ठीक है, ठीक है, डाउट पूछो। मैं एक्चुअली मैं आज क्या करना चाह रहा हूँ ना कि मैं पहले तो वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम्स के रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं। मतलब ये जितने भी क्वेश्चन अभी आप देख रहे हो लगभग ये रिपीटेड क्वेश्चंस ही हैं, और कभी न कभी प्रीवियस ईयर में आ भी चुके हैं, और यही सब बार बार रिपीट होते रहते हैं। अनलेस के मेंस वाले बिल्कुल ही नए पेपर को बनाने में मूड बना आ जाए अगर, तो हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि यही सारे क्वेश्चंस आते हैं उसमें, तो जिसकी प्रैक्टिस है उसको आराम से क्विकली सॉल्व कर सकते हो। सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है, इसको देख लो कैसे करेंगे। इसमें भी दे रखा है आपको कि एक डिस्क है जो कि बेसिकली रोटेट कर रहा है 2 रेडियन पर सेकंड से। मतलब एक डिस्क है जो कि अपनी एक वर्टिकल एक्सिस के अबाउट 2 रेडियन पर सेकंड से पहले रोटेट कर रहा है। ओमेगा नॉट दे रखा है इसका 2 रेडियन पर सेकंड, मास वास सब दे रखा है इसके अंदर, तो इसका मास कैपिटल एम, इसकी रेडियस आर, ये सब कुछ स्पेसिफाइड है। और इसके सरकमफ्रेंस पर कोई एक अगेन चाइल्ड है, स्टूडेंट यहाँ पर दे रखा है जिसका मास एम है, और वो देखिए फिर से यहाँ पर पढ़ना लेना, वॉक कर रहा है लेकिन स्लोली वॉक कर रहा है, मतलब धीरे धीरे चलना है, और फ्रॉम द रिम ऑफ द प्लेटफॉर्म टुवर्ड्स सेंटर, रिम से ये टुवर्ड्स सेंटर वॉक कर रहा है इसके। तो जब वो स्टूडेंट 0.5 मीटर के डिस्टेंस पर आ जाएगा तब उसका नया एंगुलर स्पीड क्या होगा? अभी आप समझ गए होगे क्या करना है इसके अंदर भी। यस सर। यस क्या सर। करेंगे जल्दी से यस बता दो, क्या सर। करेंगे मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या लिखेंगे? तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2, और वो चाइल्ड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि सरकमफ्रेंस पर है तो एम इंटू आर स्क्वायर, चाइल्ड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इक्वल टू बाद में डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही रहना है एम आर स्क्वायर बाई 2, लेकिन इस चाइल्ड के सेंटर के नजदीक जाने से क्या होगा कि चाइल्ड और सेंटर के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कम कर जाएंगी। और ये जो 0.5 मीटर है इसको बेसिकली r बाई 4 कर सकते हैं रेडियस के फॉर्म में देखें तो, वो रेडियस 2 मीटर है तो उसका 1/4 डिस्टेंस चला गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द चाइल्ड m इंटू जो चाइल्ड पहले r डिस्टेंस पे था वो क्वेश्चन के हिसाब से बाद में r बाई 4 डिस्टेंस पे चला गया, तो यहाँ पर r बाई 4 का स्क्वायर, r स्क्वायर बाई 16 नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर नई एंगुलर वेलोसिटी, इससे ओमेगा फाइनल निकाल सकते हैं। और हमें एक्चुअली यहाँ पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो पहले एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा लेंगे, उससे ओमेगा की वैल्यू निकाल लेंगे, और बाद में इसकी जो नई एनर्जी होगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो कैलकुलेट कर लेंगे। हाफ इंटू बाद वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करना, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस स्मॉल एम आर स्क्वायर बाई 16 और इंटू ओमेगा स्क्वायर फाइनल वाला, और फाइनल ओमेगा पहले निकालना पड़ेगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से।
ठीक है। सर ये क्वेश्चन उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है ना सर, जो डांसर यूज करते हैं अपने हाथ अंदर कर लेते हाँ हैं तो हाँ, उस पर बढ़ भी है। जाता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो सब भी करा रहे हैं अभी। ये क्वेश्चन देखो, वो सेम कंसेप्ट है, मतलब लगभग सारी जितनी वेराइटीज हो सकती हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की, मैंने कोशिश तो की है। आप सिर्फ इतना भी पढ़ लोगे तो ये मेरी गारंटी है कि एग्जाम्स में फंसोगे नहीं कभी। यही क्वेश्चन आने हैं। इसमें ये एक रोटेटिंग स्टूल के ऊपर बैठा है, मतलब चेयर है, रोटेटिंग चेयर देख सकते हो आप, इसमें कह सकते हो, और उसके ऊपर ये डंबल्स लेकर के अपने हाथों को स्ट्रेच किया हुआ है इसने। तब इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इनिशियल है। फिर अपने आर्म्स को जब फोल्ड किया इसने, अपने आर्म्स को फोल्ड कर दिया, डंबल्स को पास लेकर के आए, तो इसकी नई एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फाइनल है। इसमें भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का प्रिंसिपल लगाते हो। इसमें 3 किलोग्राम दे रखा है इन डंबल्स का मासेस, इसको मैं स्मॉल एम से डिनोट कर दे रहा हूँ, डंबल्स के मासेस को स्मॉल एम से। और इन डंबल्स की इनिशियल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, इनिशियल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस को आर नॉट से डिनोट कर दे रहे। और इन्होंने खुद कह रखा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्टूडेंट प्लस स्टूल, जो चेयर है, मिला करके, दोनों को मिला करके, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन्होंने 3 किलोग्राम दे रखा है, इसको मैं आई नॉट से डिनोट कर दे रहा हूँ। मतलब ये 3 किलोग्राम को मैं आई नॉट लिख रहा हूँ यहाँ पर सिंबल्स के फॉर्म में। एंड एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। एक्चुअली कांस्टेंट होगा नहीं, क्योंकि पर्सन की आर्म्स जब फोल्ड होंगे तो पर्सन का बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, जिस वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा बहुत तो बदलेगा पर्सन का भी, बट उसको एज्यूम कर लिया गया है कि पर्सन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप कांस्टेंट मान लीजिए। और बाद में वो डिस्टेंस 0.3 मीटर पे कर दिया गया है, जो डंबल्स हैं वो 0.30 के मीटर पे है, और पहले वो 1 मीटर के डिस्टेंस पे थे। तो मैं इस 1 मीटर को आर नॉट से डिनोट कर रहा हूँ, और बाद में उन्होंने कहा है कि 0.3 मीटर है, इसको मैं आर फाइनल लिख देता हूँ। यानी कि बाद में ये डंबल्स एक्सिस से आर फाइनल डिस्टेंस पे हैं। तो सेम कंसेप्ट है यार, एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर भी कंजर्व कराएंगे तो इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टूडेंट प्लस स्टूल का आई नॉट, और दोनों डंबल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे तो 2m आर नॉट स्क्वायर, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। बाद में स्टूडेंट प्लस स्टूल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट ही रखना है मुझे, बट डंबल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरी कर जाएगा बिकॉज डिस्टेंस चेंज हो गया उनका, और इनटू नया एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फाइनल। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, पहला पार्ट सही है, बोले। यस यस आगे का पार्ट क्या करेंगे, देखो बी पार्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर ही पुल्स, पहले और बाद वाली काइनेटिक एनर्जी। इनफैक्ट आपको ये बताना है काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी, मतलब इस क्वेश्चन का पर्पस ये होता है पूछने का बार बार, कि एंगुलर मोमेंटम तो आपने कंजर्व करा दिया, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड है, इंक्रीज कर गई है या डिक्रीज कर गई है। तो यार एक चीज और होती है, अगर आप नोटिस करें तो रोटेशनल मैकेनिक्स में काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला और दिया जाता है। काइनेटिक एनर्जी अगर आप रोटेशन की चेक करो तो इसको हम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2i भी लिखते हैं। जैसे आप लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी को लिखते हो तो आप लीनियर मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ मास कर देते हो, तो वैसे ही एनालॉग पर रोटेशनल मोशन में एल स्क्वायर अपॉन 2i कर रहे हो। न्यूमेरेटर कंजर्व है इसके अंदर, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कंजर्व रखी है हम लोगों ने, और डंबल्स को एक्सिस के पास लाने की वजह से, मतलब डिस्टेंस कम करने की वजह से, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला टर्म है वो रिड्यूस कर रहे हो आप। दैट मीन्स ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की बिना कैलकुलेट किए भी बताई जा सकती है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम पहले के कंपेयर में ज्यादा आएगी या पहले के कंपेयर में कम हो जाएगी। एल स्क्वायर अपॉन 2i वाला कंसेप्ट लगा कर देखें तो हाँ जी ज्यादा आएगी। रीजन उसका बिकॉज एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डाउन हो रहा है, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी अप हो रही होगी। तो ऐसी भी सिचुएशंस है जहां पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने के साथ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाए, ऐसी भी सिचुएशंस है जहां पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने के साथ काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर जाए। पीछे के एग्जांपल्स में डिक्रीज हुआ है, इस एग्जांपल में इंक्रीज हुआ है, और इसका क्या रीजन दोगे? इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी को जस्टिफाई कैसे करोगे? कहां से सर काइनेटिक? मस्कुलर एनर्जी। राइट, हाँ, पर्सन की जो मसल्स हैं, देखो मस्कुलर एनर्जी वर्कआउट कर रहा है ये, तो बॉडी की जो एनर्जी लूज होगी वही एनर्जी एक तरीके से मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट की जाएगी, मतलब उसकी जो मसल्स हैं उसका वर्क डन जो होगा वो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। तो ये पर्पस है इसको सॉल्व करने का।
सिमिलर आर्ग्यूमेंट्स पे ये भी क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन धीरे धीरे स्किप करना स्टार्ट करूंगा प्रैक्टिस के लिए। सिमिलर आर्ग्यूमेंट है, इसमें एक रॉड ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा है, दो मासेस m और m पहले r डिस्टेंस पे थे, बाद में वो स्लिप करके 2r डिस्टेंस पे चले गए। क्या इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में सिमिलरिटीज नहीं है? Yes. मैं इसमें और Yes, इसमें सेम ही चीज है। इसमें भी आप एक तरीके से कर क्या रहे हो, मासेस को आप एक्सिस के क्लोज ला रहे हो, कुछ मासेस एक्सिस से दूर थे, आर्म्स को फोल्ड करके उन मासेस को हम टुवर्ड्स एक्सिस लेकर के आ रहे हैं। और यहाँ पर उल्टा हो रहा है, यहाँ पर कुछ मासेस पहले एक्सिस के क्लोज हैं, बाद में वो मासेस एक्सिस से दूर जा रहे हैं, मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल रहा होगा इस क्वेश्चन में, और करस्पॉन्डिंगली ओमेगा बदल जाएगा। बट यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज डिक्रीज करेगी, और इसीलिए पूछा गया है फ्रैक्शन कितना है काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस हुआ यहाँ पर, और इसका लॉस कैसे समझाओगे? कैसे समझाएंगे लॉस क्यों हुआ यहाँ पर, किसकी वजह से लॉस हुआ होगा? क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ लो आप, आराम से समझ में आ जाएगा आपको। जब ये मासेस आउटवर्ड मूव कर रहे होंगे तो इन पे क्या कोई फोर्सेस नहीं लग रही होंगी? मतलब कहीं पर क्वेश्चन में लिखा है क्या कि फ्रिक्शन लेस है? एक बार पढ़ के देखो जरा आप पूरे क्वेश्चन को, लिखा है कहीं पर? नो सर। No, sir. तो सर हाँ, दैट मीन्स कि ये मासेस जब बाहर आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो ये फ्रिक्शन के अगेंस्ट मूव कर रहे होंगे, जहां पर कुछ ना कुछ वर्क आएगा फ्रिक्शन का, और उस वजह से एनर्जी लॉस हो जाएगी। 100% एनर्जी लॉस होगी इसमें। इसको स्किप कर रहे हैं आप, अपने आप लेवल पे करना, सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन है। और सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है, ये दो क्वेश्चन बैक टू बैक सेम है, बट फर्क इतना है कि इसमें आपको सिंबॉलिकली करना है और इस क्वेश्चन में सेम चीजों को न्यूमेरिकल वैल्यूज के फॉर्म में करना है। तो ये दो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। ये भी सिमिलर आर्ग्यूमेंट पर है, ये क्वेश्चन भी सिमिलर आर्ग्यूमेंट पर है। यहाँ पर क्या है कि एक हेमीस्फीयर दे रखा है हमें, सेमी सर्कुलर वायर, सॉरी, एक सेमी सर्कुलर वायर है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट दे रखा है, और इनिशियली ये दो मासेस m और m के r डिस्टेंस पे थे क्वेश्चन के हिसाब से, और बाद में ये मासेस स्लिप करके नीचे आ गए हैं, r/2 डिस्टेंस पर आ गए। मतलब इन सारे क्वेश्चन का थीम एक ही है, इन सारे क्वेश्चन का जो बेसिक लॉजिक है वो सिर्फ एक है कि कुछ ऐसा प्रोसेस आप कर रहे हो जिसकी वजह से कुछ मासेस और जो रोटेशन की एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन और मासेस के बीच का डिस्टेंस आप बदल रहे हो, यानी इनडायरेक्टली मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल रहे हो, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बदलने की वजह से करस्पॉन्डिंग ओमेगा बदल रहा है, बिकॉज टोटल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का एज इट इज रह रहा है। ये भी क्वेश्चन सेम प्रिंसिपल के ऊपर है, ये क्वेश्चन भी सेम आर्ग्यूमेंट पर है, और इवन सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है। ये दोनों मासेस पहले r डिस्टेंस पे थे, बाद में ये मासेस r/2 डिस्टेंस पर आ गए, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस रिड्यूस हुआ, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का कम हो जाएगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी सिस्टम की पहले के कंपेयर में ज्यादा हो जाएगी। छोड़ दें, ये सब कर लेंगे आप, ये सब चारों Yes, पांच sir. हाँ नहीं, प्रैक्टिस के लिए Yes. दे रहा हूँ, एक लॉजिक पर है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करेंगे देखो, तब तक आप क्वेश्चन एक बार रीड करें, और एडवांटेज देखो तभी मिलेगा जब इसके बाद आप खुद से भी प्रैक्टिस करो, या सीवी से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। तो इसमें 60 kg वुमेन, इसके मास को m1 से डिनोट कर देते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेबल का हम आई नॉट लिख देते हैं, तो रेडियस को हम r से डिनोट कर देंगे, और टेबल इनिशियली एट रेस्ट मतलब ओमेगा इनिशियल की वैल्यू 0। उसके बाद वो जो वुमेन है वो स्टार्ट वॉकिंग अराउंड द रिम क्लॉकवाइज एज व्यूड फ्रॉम अबव द सिस्टम एट द कांस्टेंट स्पीड 1.50 मीटर पर सेकंड रिलेटिव टू द अर्थ। कुल मिलाकर के यहाँ पर कोई एक पर्सन है, उस पर्सन का मास m1 है जो कि रेस्ट पे है, मतलब इनिशियली ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, बाद में ये पर्सन इसके रिम के अलोंग वॉक करना स्टार्ट कर रहा है, इसकी स्पीड को vw मान लीजिए, वॉकिंग स्पीड,
और जब ये फॉरवर्ड वॉक करेगा तो एज अ रिजल्ट ये डिस्क जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर जाएगा। रिकॉइल वाला कंसेप्ट है यहाँ पर। ओमेगा इनिशियल की वैल्यू 0 है, बाद वाला ओमेगा कैलकुलेट करना है हमें। कितना आंसर आएगा? क्या करेंगे इसमें भी? कंसेप्ट ऑफ रिकॉइल ये भी है। बोलो चलो जल्दी करो। कौन सी चीज कंजर्व कराओगे यार इसमें? अभी तो अब तो चैप्टर ही एक ही चल रहा है, उसको देखिए भी। कितना है इनिशियल एंगुलर मोमेंटम? सारा सिस्टम रेस्ट पे है। 0 बाद वाला बताइए। सेंटर ऑफ डिस्क के रिलेटिव निकाल रहे हैं। सेंटर ऑफ डिस्क के रिलेटिव प्लस mv/r²। एक मिनट, आई इंटू ओमेगा फाइनल, वो तो टेबल के लिए हो गया। सॉरी आई इंटू, और ये जो वुमेन है m1 मास की, इसके एंगुलर मोमेंटम को क्या लिखेंगे? mvr माइनस माइनस हाँ, अपोजिट माइनस m, इसकी वॉकिंग स्पीड इंटू आर। कुछ कुछ क्वेश्चंस में एचसीवी लगाओगे ना, तो एचसीवी के क्वेश्चन में यहाँ पर ये जो स्पीड दी है उन्होंने, वो रिलेटिव टू अर्थ ना दे करके रिलेटिव टू डिस्क दे दी गई है। तो थोड़ा सा चेंज कर देना पड़ता है वहां पर। मतलब वॉक करने की स्पीड किसके रिलेटिव दी जा रही है, उसके हिसाब से इक्वेशन बदल जाती है। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में तो ये जो VW दे रखा है ये रिलेटिव टू अर्थ दे रखा है, इसका मतलब एब्सोल्यूट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं वो। बट इन केस मान लेते हैं, अगर हम इसी क्वेश्चन को डिस्कस ही कर ले, कि अगर यहीं पर क्वेश्चन में ये होता है कि इस पर्सन की वॉकिंग स्पीड दी गई है, लेकिन वॉकिंग स्पीड जो दी जा रही है वो रिलेटिव टू डिस्क दी जा रही है, तो और डिस्क जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है ओमेगा वेलोसिटी से, तब आप इसका फाइनल एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू लिख रहे होते इस केस में, तो आई इंटू ओमेगा फाइनल डिस्क का लिख रहे होते। और स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे कहा था कि जो भी हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराएंगे वो हमेशा किसी इनर्शियल पॉइंट के रिस्पेक्ट में कंजर्व कराएंगे। दैट मीन्स कि पर्सन की जो वेलोसिटी आप एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करने के लिए यूज करोगे, वो रिलेटिव वेलोसिटी ना लेकर के एब्सोल्यूट वेलोसिटी यूज करेंगे। तो माइनस एम इंटू आर, अब आपको कन्वर्ट करके बताना पड़ेगा इस पर्सन की एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगी। रिलेटिव टू द डिस्क आपने VW माना है, तो हम ये मान लेंगे कि इस पर्सन की एक्चुअल वेलोसिटी VP है, एक्चुअल वेलोसिटी। और डिस्क के सरकमफ्रेंस पर जहां पर ये पर्सन खड़ा है या खड़ी है, उस पॉइंट की टेंजेंशियल वेलोसिटी पीछे की तरफ होगी R इंटू ओमेगा फाइनल। तो पर्सन की एक्चुअल वेलोसिटी और डिस्क की जो एक्चुअल वेलोसिटीज हैं उनके बीच अगर हम रिलेटिव कैलकुलेट करें, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो VP और R ओमेगा F का जब रिलेटिव निकालोगे तो वो बनेगा VP प्लस R ओमेगा F। और ये रिलेटिव वेलोसिटी अगर मुझे VW के बराबर दी जा रही है, तो यहाँ से पर्सन की एक्चुअल वेलोसिटी पहले फाइंड करेंगे, VW माइनस R मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा फाइनल, और इस एक्चुअल वेलोसिटी को एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन में यूज करेंगे, यानी यहाँ पर VW माइनस R मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा फाइनल को यूज करेंगे यहाँ पर। और अब आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराओगे इसमें। तो दोनों ही चीजें मैंने बता दी किस तरीके से करना है। अब इसके बाद आपको सिंपली ये करना है, L इनिशियल शुड बी इक्वल टू L फाइनल, कंजर्व करा के अपना आंसर ले आओ। इस क्वेश्चन के लिए तो आपका डायरेक्ट है, सिंपल है इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एब्सोल्यूट वेलोसिटी दी जा रही है। कहीं कहीं पे क्वेश्चंस में रिलेटिव भी देते हैं वो। इसमें एक पार्ट और भी है, सॉरी, एक पार्ट और पूछा हुआ है, इसका आंसर भी बताओ। हाउ मच वर्क डज द वुमेन डू टू सेट हरसेल्फ एंड द टर्न टेबल इनटू मोशन, इसका आंसर कैसे लाओगे? कौन सा प्रिंसिपल यूज करेंगे यहाँ पर वर्क निकालने के लिए? इतना तो क्लियर हो गया कि रोटेशनल मैकेनिक्स में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का तो यूज नहीं हो रहा। तो वर्क डन equals to change in kinetic. राइट, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कैसे करेंगे यार इसमें? फाइनल काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू निकालोगे वो कैसे निकालोगे? तो हाफ आई इंटू ओमेगा फाइनल स्क्वायर, ये डिस्क की रोटेशनल वाली एनर्जी, प्लस हाफ पर्सन m1 की वॉक करने की वेलोसिटी की वजह से उसकी एनर्जी, और इनिशियली वो सब कुछ रेस्ट पे है, दैट मीन्स की माइनस 0। ये पूरा आंसर बनेगा इसका। इसमें बताओ
पक मतलब बेसिकली डिस्क मानेंगे यार, पक मतलब डिस्क मानिए, एक डिस्क जिसका मास m1 है, रेडियस r1, वेलोसिटी v1 v0 मान लेते हैं, दूसरे की रेडियस r2 है, मास m2 है, रेस्ट पर है वो, और उसके बाद ये स्टिक कर जाते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करिएगा, क्या आंसर आएगा इसमें बताओ। प्रोसेस बताइए जल्दी जल्दी, आंसर ना बताएं, मतलब तरीका बता दें, उसके बाद हम इक्वेशंस लिख लेंगे। बोलो भाई। एक m1 मास का है, r1 रेडियस का, दूसरा m2 मास का और r2 रेडियस का है, ये वाला रेस्ट पे है, दोनों उसके बाद स्टिक करके, और उसके बाद एक नई एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आ गई इनमें, यही कैलकुलेट करना है ओमेगा की वैल्यू। और ए पार्ट भी पूछा है, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ मास, बताएं। करना चाह रहे हो डिस्कस या फिर सीधा सोल्यूशन बताएं, जैसा बताओ आप लोग। सर ये जो डिस्क है रेस्ट पे, इसके सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे? नहीं वो तो करेंगे, लेकिन पहले वाले पार्ट का भी तो आंसर दें, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास, इसमें क्या करेंगे? तो बिल्कुल अभी सेकंड पार्ट में कंजर्वेशन लगाएंगे, बट पहले पार्ट में तो डायरेक्ट पूछ रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है कितनी सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ये ऑब्वियस आंसर नहीं है, पहले बता दे, अगर इसमें जल्दीबाजी करें। सुनिएगा, प्रॉब्लम कुछ ऐसी हो गई, अगर हम m1 मास को m1 मास के सेंटर, मतलब सेंटर ऑफ मास m1, और वहीं पर दूसरा है सेंटर ऑफ मास m2, और सेंटर ऑफ मास m1 की एक वेलोसिटी दी जा रही है 1.5, उसको v0 लिख रहा हूं मैं, और इन दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, दोनों के सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस निकाल सकते हैं बिकॉज रेडियस गिवन है। तो ये पूरी डिस्टेंस को फिलहाल के लिए मैं l यूज कर रहा हूं, बट l मतलब यहां पर बेसिकली r1 प्लस r2 है। तो पहले तो हमको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इन दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास होगा कहां पर। दैट मीन सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम की, उसकी लोकेशन फाइंड करोगे पहले, और ये लोकेशन मैं कैलकुलेट नहीं करने वाला, बट इतना बताता रहा हूं, m2 के सेंटर से सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस होगा, ये आप सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फाइंड करने वाला कंसेप्ट लगाओगे, तो ये आ जाएगा हमारे लिए m1 इंटू एल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब ये कैसे आएगा आप अपने लेवल पे चेक करो, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास टू पार्टिकल्स का जब निकालते हैं। और ये जो सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम का है, इसके अंदर भी कुछ वेलोसिटी होगी, जिसमें ये कंसेप्ट लगाएं, अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करने का कंसेप्ट लगाएं, जिसमें ये कहते हैं कि इट इज m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो इस लॉजिक के हिसाब से सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है, इसकी भी अपनी एक वेलोसिटी है, v सेंटर ऑफ मास की एक वैल्यू होगी विच इज m1 इंटू v नॉट डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ सिस्टम m1 प्लस m2। और अब आपको एंगुलर मोमेंटम जो कैलकुलेट करना है वो रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास ही निकालना है, जिसमें सेंटर ऑफ मास खुद मोशन में है, मतलब सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी पॉइंट नहीं है यहाँ पर। तो अब अगर मैं एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करूंगा m1 का रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ m2 रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ मास, तो ये चीज आपके लिए कहलाएगी एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एंटायर सिस्टम रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ मास। अब m1 का सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जब आप निकालोगे तो ध्यान से देखिएगा, m1 वेलोसिटी जो यहां पर यूज करेंगे वो m1 की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव यूज करनी पड़ेगी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ m1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए v नॉट माइनस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी m1 v नॉट डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और डिस्टेंस कंसिडर करेंगे m1 का फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, एंड सेंटर ऑफ मास से m1 तक की जो डिस्टेंस बनेगी वो डिस्टेंस बनेगी m2 इंटू एल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2।
सिमिलरली जो सेकंड टर्म आएगा उसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसमें मास m2, नाउ m2 की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, m2 की खुद की एब्सोल्यूट वेलोसिटी 0 है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ m2 0, लेकिन सेंटर ऑफ मास में वेलोसिटी है, तो m2 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जब निकालेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यूज के हिसाब से वो m1 v0 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और फिर m2 और सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस कंसीडर करेंगे तो यहां पर बनेगा m1 इंटू एल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अभी डायरेक्शंस भी देखनी पड़ेंगी आपको। तो सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव m1 की पोजीशन ऊपर की तरफ, यानी ये r1 हो गया, और सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव मास m1 की वेलोसिटी का डायरेक्शन राइट साइड है, v1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास राइट साइड। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में मास m2 की लोकेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि r2 डाउनवर्ड, और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में m2 की वेलोसिटी का डायरेक्शन लेफ्ट साइड होगा, बिकॉज m2 एब्सोल्युटली 0 है, सेंटर ऑफ मास राइट साइड जा रहा है, तो रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास m2 बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, यानी दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अब जरा कंफर्म करके देखो, r क्रॉस दोनों v ऐड से हो जाएंगे। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो दोनों ही क्लॉकवाइज ऐड हो जाएंगे। और अब इसके बाद पूरा आंसर क्या बनेगा, जरा सिंप्लीफाई करो इसको। मैंने कहा ये इतना ऑब्वियस आंसर नहीं है, गारंटेड बता रहा हूं इस क्वेश्चन में गलती हो जाती है। अगर पहली बार एग्जाम टाइम पर आप डायरेक्ट करोगे तो 100% इस प्रॉब्लम में गलती होगी, क्योंकि ये कंसेप्ट माइंड से स्किप कर जाता है कि सेंटर ऑफ मास की भी वेलोसिटी है, और जो हम एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे फिर वो रिलेटिव वेलोसिटी का यूज करके कैलकुलेट करेंगे। ये बातें नॉर्मली स्ट्राइक नहीं करती हैं। जरा इसको कैलकुलेट करके देखो ना कितना आंसर बनता है, वो भी इंटरेस्टिंग आंसर है इसका। अगर टोटल वैल्यू निकालोगे वो एक इंटरेस्टिंग आंसर है। सिंप्लीफाई करके देखिए जरा क्या बनता सर है ये इसका। m1 v0। है जी, करके सर तो देखो। m1 v0। अरे m1 v0 के l का भी तो टर्म आएगा कोई, पूरा करो तो एक बार देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर है। Reduce mass into V0 into L. यही आ रहा है आंसर, Yes, sir. मतलब ये कि सर ये आंसर आ रहा है m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू v0 इंटू l। चेक कर लो आंसर। मैं नहीं कर रहा था, हमारी बात पे ट्रस्ट मत करिए आप लोग। मैं इसीलिए बोलता हूँ पेन पेपर लेके बैठो और करो, अपने आप करो। क्योंकि मैंने कहा था बिगनिंग के जो क्वेश्चन थे वो मेंस ओरिएंटेड थे, बट आगे के जो क्वेश्चन थे वो पूरे एडवांस ओरिएंटेड है। क्रॉस वेरिफिकेशन 100% करना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि बस कुछ बोल दिया लिख लो आप। आएगा वैसे यही आंसर आएगा, तो यही आंसर, बट स्टिल एक बार चेक कर लो। यस सर, यही है। अच्छा जी, अब सुनो, बड़ा अजीब है इस क्वेश्चन में। क्यों आंसर अजीब है मैं बता रहा हूँ, इसका प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन का। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि m1 मास सेंटर ऑफ मास से कितने डिस्टेंस पे है, m1 मास सेंटर ऑफ मास से उसका डिस्टेंस बताओ, m1 का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। सर m2l अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, अब मैं इस क्वेश्चन को ना, इस पूरे आंसर को एक डिफरेंट वे में लिखना चाह रहा हूं। देखो, इस पूरे आंसर को मैं दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूं, m2 इंटू एल m1 इंटू v0, सेम ही आंसर है। क्या m2 इंटू एल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 ये डिस्टेंस ऑफ m1 फ्रॉम सेंटर ऑफ मास नहीं हो गया? m2l divided by m1 plus m2, is it not the distance of m1 from center of mass? यस सर। और into m1 v0, मतलब क्या बन रहा है कि अगर हम m1 की एब्सोल्यूट वेलोसिटी यूज करें, m1 की एब्सोल्यूट वेलोसिटी यूज कर लें v0, तो m1 इंटू v0 और उसका सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दें। देखो मैं बता रहा हूं, आंसर लोगों का आ जाता है, इस पॉइंट को समझना है। इस क्वेश्चन में लोगों का आंसर वैसे भी आ जाता है। अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट दिमाग से निकाल दो तो आप अपना कंसेप्ट क्या लगाते हैं कि मास m1 मल्टीप्लाइड बाय v0 और सेंटर ऑफ मास से उसका डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दो, तब भी वही आंसर आ जाएगा।
मतलब गलत अप्रोच के थ्रू भी सेम आंसर आएगा। ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें गलत मेथड लगा करके भी सही आंसर आ जाएगा, लेकिन वो किसका एंगुलर मोमेंटम है? m1 इंटू वी नॉट इंटू डिस्टेंस ऑफ m1 फ्रॉम सेंटर ऑफ मास करके आप किसका एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हो? m1 का एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हो या m1 और m2 के सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हो? सर सर M1 M1 का निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अच्छा, ये जो फाइनल आंसर लाए हो ये किसका एंगुलर मोमेंटम लाए हो भैया? आप बताओ, फाइनल आंसर में आप किसका एंगुलर मोमेंटम ला रहे हो? सर सिस्टम का। मैं फिर समझा रहा हूँ, मैं फिर मेरी बात सुनो फिर से एक बार, आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर। मैं यहाँ पर दो मासेस चूज कर रहा हूँ, एक थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए एक 2m मास चूज कर लेते हैं और एक m मास चूज कर लो आप, ठीक है? दो मासेस हमने चूज किए 2m और m, और मैंने इनके बीच का डिस्टेंस यूज कर लिया 3 मीटर का, ठीक है? मैं न्यूमेरिकल्स फॉर्म में आता हूँ, न्यूमेरिकल के फॉर्म में आते हैं इसको। मासेस को हम 2 किलोग्राम और 1 किलोग्राम ले लेते हैं, सिंपल सा। और 2 किलोग्राम की जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, 2 किलोग्राम की एब्सोल्यूट वेलोसिटी, वो हमने कुछ मान ली है 6 मीटर पर सेकेंड मान लीजिए। अब आप मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस क्या आएगी? सेंटर ऑफ मास से 2 किलोग्राम कितने डिस्टेंस पे होगा और सेंटर ऑफ मास से 1 किलोग्राम कितने डिस्टेंस पे होगा? सिंपल सा आंसर है, 3 मीटर दे देखा, इसीलिए आसानी से निकल जाएगा आपका आंसर। 2 किलोग्राम वाली साइड से 1 मीटर और 1 किलोग्राम वाली साइड से 2 मीटर। अब कई सारे लोग क्या करते हैं कि एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए वो रिलेटिव का कंसेप्ट लगाते ही नहीं है। वो कहते हैं कि 2 किलोग्राम का मास चल रहा है, आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास। तो जिसकी डीपली अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो आंसर कैसे लाएगा? देखो, 2 किलोग्राम का मास, एब्सोल्यूट वेलोसिटी 6 और सेंटर ऑफ मास से उसका डिस्टेंस 1 मीटर, यानी कुल मिलाकर के 12 SI यूनिट्स में। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ये करके जो आपने एंगुलर मोमेंटम निकाला है, ये किस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकाल के ला रहे हो? क्या ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ 2 किलोग्राम है रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास, या फिर ये एंगुलर मोमेंटम रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास है पूरे सिस्टम का, 2 किलोग्राम और 1 किलोग्राम को मिला करके आंसर है इतना? सर सिस्टम का होगा सर सर, हाँ, क्योंकि अगर 2 किलोग्राम का अकेले के लेंगे तो वहां पे सेंटर ऑफ मास की भी तो वेलोसिटी आएगी, उसको माइनस ही नहीं किया है। तो यही तो, हाँ यही बोल रहा हूँ मैं आपसे, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पीछे आंसर आया है ना, उस आंसर को लोग गलत तरीके से समझ लेते हैं और पूरा कंसेप्ट बिगाड़ लेते हैं वो अपना। और जब इसकी डेप्थ में घुस करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जनरेट किए जाएंगे तो वहां पर 100% आंसर गलत आना है। आप नोटिस करो कि ये जो मेरा फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर मेरा क्या है? डिस्टेंस ऑफ m1 फ्रॉम सेंटर ऑफ मास मल्टीप्लाइड बाय m1 इंटू वी नॉट, जिसमें वी नॉट एब्सोल्यूट वेलोसिटी है। तो ये आंसर किस चीज का है? ये आंसर है सिस्टम के एंगुलर मोमेंटम का, ना कि इंडिविजुअली m1 और m2 के एंगुलर मोमेंटम का। अगर आप सिर्फ अलग से देखो कि m1 का एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में क्या है, तो जरा इस एक्सप्रेशन को देखो ना आप, m1 का विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये एक्सप्रेशन चेक करो, ये तो कुछ अलग ही एक्सप्रेशन बनेगा यहाँ पर। m2 का विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कुछ अलग एक्सप्रेशन बनेगा। मतलब इस एग्जांपल के थ्रू अगर आप करते हो तो ये जो आपने किया ना कि मास 2 किलोग्राम इंटू वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड इंटू डिस्टेंस 1, ये करके आपने 2 किलोग्राम का एंगुलर मोमेंटम नहीं निकाला, ये आपने निकाल दिया 2 और 1 का कंबाइंड एंगुलर मोमेंटम रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ मास। ये गलत है। अगर एंगुलर मोमेंटम मुझे सिर्फ 2 किलोग्राम का चाहिए, वो भी रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास चाहिए, तो फिर थोड़ी प्रोसेस बदल जाएगी। तब यहाँ पर क्या करेंगे? मास 2 किलोग्राम, डिस्टेंस 1 मीटर, लेकिन जो वेलोसिटी कंसिडर करेंगे उसमें सेंटर ऑफ मास की पहले वेलोसिटी कैलकुलेट करो। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे m1 v1 प्लस m2 v2 बाई m1 प्लस m2 करके, ये मेरे ख्याल से 4 मीटर पर सेकंड आएगी। और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में 2 किलोग्राम की वेलोसिटी निकालोगे तो ये 2 हुआ, यानी इसका आंसर 4 है। समझ आ रहा है? अभी भी डाउट है कोई?
यस सर समझ में आ गया। मतलब समझ गया सर। क्योंकि आंसर कंफ्यूज करता है इसका। और यही वजह है, एक और एग्जांपल बता रहा तुम्हें, यही वजह है कि जब हम क्वेश्चंस कर रहे होते हैं ना, बट इतना डीपली पूछने का, डीपली बताने का मेरा पर्पस कुछ और है, मैं बता रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाए। जब आप ऐसे क्वेश्चंस करते हो ना कि एक मास m लिया जिसकी वेलोसिटी v नॉट है, और एक रॉड ले लेते हैं जिसका मास कैपिटल M और लेंथ l है, और इनके बीच में कोलिजन्स हो जाती है। ऐसे क्वेश्चंस रोटेशनल मैकेनिक्स में कई सारे हैं, पार्टिकल और रॉड का कोलिजन, और कहते हैं कि रॉड रेस्ट पे है। और याद करो आप, इस टाइप के कोलिजन्स में क्या करते हैं, देखो मान लेते हैं इनइलास्टिक कोलिजन हुआ, तो जब आप इनइलास्टिक कोलिजन करते हो तो ये वाला पार्टिकल जा करके उस रॉड से स्टिक कर गया, m मास वहां जा करके स्टिक हो गया, और पूरा सिस्टम रोटेट कर गया विथ न्यू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। और ये फाइंड आउट करने को दिया जाता है हमें इनइलास्टिक कोलिजन में। तो ये बताओ, जब ये मास स्टिक कर चुका होगा तो आपसे कहा जाता है कि आप इसका नया सेंटर ऑफ मास पहले निकालो, कितना होगा। सुनना मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पर, और क्वेश्चंस में ऐसा क्यों करा जाता है। आप पहले तो सेंटर ऑफ मास निकालते हो सिस्टम का, और वो कहां पर होगा बताओ। सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम का अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो उसकी डिस्टेंस कितनी आएगी, वो देखो आप। उसकी डिस्टेंस रॉड के बॉटम एंड से अगर कैलकुलेट करेंगे, रॉड की बॉटम एंड से सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस, तो वो आएगी कैपिटल M इंटू L/2 डिवाइडेड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M। इस बात पर एग्री कर रहे हो कि नहीं, यस डिस्टेंस ऑफ सर। सेंटर ऑफ मास। यस सर। ओके जी। अब जब आप ये कहते हो कि m v नॉट और मल्टीप्लाई कर देते हो उसको इसी डिस्टेंस के साथ, m L/2 डिवाइडेड बाई m प्लस m करके, तो आपने इसके थ्रू किसका एंगुलर मोमेंटम निकाला है, ये किस चीज का एंगुलर मोमेंटम निकाल दिया हमने। क्या ये सिस्टम का निकाल लिया है। ये सिस्टम का आ गया है रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास। और अगर मैं इसको बाद में कहूं तो बाद में वही सिस्टम अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करने लगा, तो बाद में इस सिस्टम के लिए हम लिख देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। उसमें रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। अभी स्पेस कम है तो मैं इसको पहले तो वैसे लिख देता हूं। इसीलिए जब इक्वेशंस बनाते हैं तो उन इक्वेशंस में राइट हैंड साइड पर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम का निकालते हो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, और इससे डायरेक्ट ओमेगा निकाल लेते हैं हम। लेकिन ये जो आई सेंटर ऑफ मास है ये कैलकुलेट करने में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि इसमें हम पहले पार्टिकल का निकालेंगे तो पार्टिकल का लिखेंगे m इंटू उस पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस, जो कि m इंटू कैपिटल L/2 डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M है, इसका स्क्वायर प्लस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके लिए भी एक ध्यान देना पड़ेगा तुमको, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 12 उसके अपने सेंटर के अबाउट होगा, और सेंटर ऑफ रॉड COR लिख रहा हूं मैं इसको, सेंटर ऑफ रॉड से और सेंटर ऑफ मास के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, इसको मैं B लिख रहा हूं फिलहाल। ये कैलकुलेट किया जा सकता है कितना होगा, प्लस m इंटू बी स्क्वायर कर देते हैं। ये क्वेश्चन करते वक्त नहीं मालूम चलता है, मैं फिर बोल रहा हूं आपको, क्वेश्चन करते वक्त, न्यूमेरिकल्स करते वक्त ये बात नहीं समझ में आती है कि जो m इंटू वी नॉट और उसका सेंटर ऑफ मास से जब डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपने एक्चुअली इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट नहीं किया है। इसमें m v नॉट इंटू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास करके आपने बेसिकली पूरे सिस्टम के एंगुलर मोमेंटम को कंजर कर, एक पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव कैलकुलेट किया हुआ है, और इसीलिए उसको बाद में आई इंटू ओमेगा से जब कंपेयर करते हैं तो आई जो हम लेते हैं सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करते हैं। अभी क्लियर हुआ कंसेप्ट या अभी भी, क्योंकि न्यूमेरिकल करने से नहीं समझ में आता आपको ये बात। ये जो लेफ्ट साइड का एग्जांपल है इसके थ्रू समझ पाओगे, बिकॉज एग्जांपल्स में नंबर्स यूज किए गए हैं, तो नंबर्स के बेसिस पे जल्दी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ से। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए देख लेना भाई इसको, मतलब थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन है, मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे, क्योंकि डीपली इसमें कंसेप्ट इन्वॉल्व है, और थोड़ा सा अगर आप कंसंट्रेशन ब्रेक हुआ रही कि गया आपका।
अब दूसरे पार्ट का आंसर, इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट का आंसर, सिस्टम का नया ओमेगा कैसे निकालेंगे? न्यू ओमेगा ऑफ सिस्टम। तो इसको फ्रेश पेज पे लेके चलते हैं पहले तो यार, एक देखो इसमें हुआ क्या है। मैंने कोलिजन के टाइम वाली फिगर दिखा रहा हूँ आपको कि कोलिजन के टाइम पर क्या फिगर बन रही है, वो दिखा देते हैं। तो यार कोलिजन के टाइम पर ऊपर वाला मास के पास एक v नॉट वेलोसिटी है जिसका मास m1 लिख रहे हैं, रेडियस r1 लिख रहे हैं, डिस्क है ये सब, और ये m2 मास है, रेडियस r2, ये रेस्ट पे है। तो इन मासेस को इनके अपने अपने सेंटर्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो, c1 और c2 इनके सेंटर्स हैं, और कहीं पर इनका सेंटर ऑफ मास है, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। उसके बाद ये पूरी बॉडी स्टिक करके एक ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। तो ये वही है जो अभी अपने रॉड और पार्टिकल का केस किया हुआ है। देखो क्या करोगे, पहले आप इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करोगे रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, जो m1 इंटू वी नॉट। अब सुन लीजिएगा स्टेटमेंट, मास m1, उसकी वेलोसिटी v नॉट, और उसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास जो कि m2 इंटू r1 प्लस r2, दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। स्टेप क्लियर हो गया तो बता दे, अदरवाइज बताए इसमें क्या हुआ है। क्लियर। ठीक है, ओके। अब बाद में क्या करेंगे, बाद में इसका जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास है जिसके अबाउट रोटेशन हो रही है ओमेगा वेलोसिटी से, आपको इस कंबाइंड सेंटर ऑफ मास के अबाउट फिर से एंगुलर मोमेंटम लिखना है, लेकिन अब ये बॉडी रोटेट कर रही है। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस सेंटर ऑफ मास जब निकालेंगे तो आई इंटू ओमेगा का कंसेप्ट लगाएंगे यहाँ पर। अब ओमेगा आई जो निकालेंगे उस पर ध्यान देना है। डिस्क 1 का अपने सेंटर के अबाउट, डिस्क 1 का अपने सेल्फ सेंटर के अबाउट m1 r स्क्वायर बाई 2 प्लस m1 इंटू, हमको ये निकालना पड़ेगा डिस्क 1 की सेंटर से सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कितनी दूर है, और ये बनेगा m2 इंटू r1 प्लस r2, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करना होगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये बात आई समझ में नहीं? अभी जो एक अभी सिर्फ डिस्क का निकाला हमने, यस सर। यस सर। प्लस, ठीक है। अब डिस्क 2 का, तो डिस्क 2 का, डिस्क 2 की सेंटर C2 के अबाउट m2 r2 स्क्वायर बाई 2 प्लस m2, और डिस्क 2 की सेंटर से सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है m1 इंटू r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 उसका स्क्वायर, अगेन पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और इस टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ मल्टीप्लाई करोगे ओमेगा की वैल्यू, और उसके बाद लिखोगे L इनिशियल शुड बी इक्वल टू L फाइनल, तब जाकर के आंसर आएगा आपका। ठीक है, यस सर। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, ये आंसर तो चलो आ जाएगा, ये आंसर तो शायद अगर हम ये प्रॉब्लम डिस्कस ना करते तब भी निकालते, लेकिन मेरा पर्पस यहाँ पर सिर्फ इतना था कि अगर मैं सिर्फ इतना पूछ लेता, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ m1 रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ मास, जैसे यहाँ पर ए पार्ट में इन्होंने कहा है व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, मैं इसकी लैंग्वेज बदल के पूछ दूं व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ m1 रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ मास, तो केयरफुल रहिएगा थोड़ा सा। तो आपको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी निकालनी पड़ेगी, फिर सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव m1 की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, प्रोसेस लेंदी हो जाएगा इसका आंसर बताने का। सिस्टम का निकालना है तो हम डायरेक्टली कर देते हैं m1 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ m1 और डिस्टेंस ऑफ m1 फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, क्योंकि एंड रिजल्ट वैसा ही आता है, क्वेश्चन का एंड रिजल्ट ऐसा ही आ रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं।
और ये कंसेप्ट हम रॉड और पार्टिकल कोलिजन में यूज कर लेते हैं, जहां रॉड और पार्टिकल कोलाइड करके स्टिक कर रहे हैं, या दो डिस्क कोलाइड करके स्टिक हो रही हैं, मतलब किसी भी तरीके के दो ऑब्जेक्ट्स अगर कोलाइड करके स्टिक कर गए तो आप वहां पर ये वाला कंसेप्ट लगा सकते हो। ठीक है, बोलो भाई। यस सर। सर एक बार आपने कंसेप्ट बताया था सर, जिसमें रॉड जो थी उसके जो सेंटर ऑफ मास था वो नीचे मतलब उसके ग्राउंड वाले फ्रेम में ही रखा हुआ था सर, वो उसका यहाँ पे यूज हो सकता है? देखो, हाँ कर सकते हो, कर सकते हो भाई। यहाँ पर भी अगर हम सेंटर ऑफ मास के जस्ट बिलो ग्राउंड का पॉइंट देखते हैं, पॉइंट विच इज जस्ट बिलो द सेंटर ऑफ मास बट ऑन द ग्राउंड, यार आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो, पार्ट ए कह रहा है, देखिए क्या इसका ये जो आंसर है, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ मास, मैं इस क्वेश्चन को बदल दूं अगर, और ये कह दूं कि व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिलेटिव टू पॉइंट जस्ट बिलो द सेंटर ऑफ मास, जस्ट बिलो सेंटर ऑफ मास मतलब ग्राउंड के ऊपर, क्या आंसर बदल जाएगा मेरा? बताओ जरा, बोलो आंसर बदलेगा क्या मेरा? नो सर। क्यों नहीं बदलेगा? सर क्योंकि वो तो वैसे भी नहीं चल रहा है सर, वो तो रेस्ट पे ही रहेगा ना। हाँ, लेकिन तब जानते हो क्या फर्क पड़ेगा? अगर हम सेंटर ऑफ मास की बजाय सेंटर ऑफ मास से कोइंसाइड करता हुआ पॉइंट लें ग्राउंड के ऊपर, तो मेरे पहले पार्ट का ही आंसर कितना बनेगा? पहले पार्ट का ही आंसर 12 बन जाएगा। ये बात नहीं समझ में आई होगी। यस सर, समझ गए। आ गया कैसे बच्चे? ग्राउंड आए की वेलोसिटी जीरो सर, क्योंकि सर उसमें हम लोग सेंटर ऑफ मास तो जीरो ही रहेगा। हाँ, और तब 1 किलोग्राम वाले का कितना हाँ। आंसर आएगा? 1, लेकिन सिस्टम का आंसर फिर भी वही आएगा। तो 1 वाला से 0 हो जाएगा। 1 वाला 0 हो गया, 2 वाले का आंसर 12 आ गया, सिस्टम तो फिर से 12 आ गया ना। यस सर। यस सर। यानी कि सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम आप चाहे बॉडी की सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल दो, या सेंटर ऑफ मास के जस्ट नीचे जो पॉइंट ग्राउंड पे है उसके अबाउट निकाल दो, सिस्टम का आंसर दोनों में एक ही आएगा। ओके सर। आएगा ना? और आप शायद समझ Yes, नहीं sir. पाए, आप शायद इस लॉजिक को पकड़ नहीं पाए, पिछली क्लास में इसके बारे में भी कहा था, क्योंकि कोलिजन के बाद ये पूरा सिस्टम अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है, और हमने कहा था कि अगर कोई भी बॉडी अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करती है तो एंगुलर मोमेंटम उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बन जाती है, फिर ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप कैलकुलेट किसके अबाउट कर रहे हो उसको। रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ Yes, मास में sir. ये बात कही थी हमने, यस इसीलिए पॉइंट इंडिपेंडेंट हो गया है ये सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम। बार बार बोल रहा हूँ, बट सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं, मतलब कि रॉड और पार्टिकल, इनके सेपरेट एंगुलर मोमेंटम्स की अगर आप बात करोगे कि अलग अलग से इनके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू, तो वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट कुछ और आंसर्स आएंगे, और सेंटर ऑफ मास के जस्ट नीचे जो ग्राउंड का पॉइंट है उसके अबाउट अलग ही आंसर्स आएंगे। कंपोनेंट्स के आंसर डिफर कर जाएंगे, बट टोटल वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम सेम ही आंसर्स आएंगे आपको। थ्योरी न्यूमेरिकल सब कनेक्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? उसको रिवाइज करो तभी समझ में Yes, आएगा। sir. हो गया सर, समझ गया। यस है ना? समझ। पूरा, और इसको ठीक है जी, अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बिठा लो ये जो कंसेप्ट है, तभी आप कंजर्वेशन, कोलिजन्स एंड कंजर्वेशन के जो न्यूमेरिकल है, कोलिजन और कंजर्वेशन में, तब आपकी जो कंफ्यूजन्स पहले के रहे होंगे वो हट जाएंगे सारे। थोड़े बहुत अगर 11th क्लास में कंफ्यूजन रह भी गए तो वो इस एग्जाम्पल के बाद से हट जाने चाहिए कि क्यों हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट कंजर्व कराते हैं और क्यों एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू इतनी लिखी जाती है। ठीक है, Yes, sir. चलिए, ठीक है जी।